अस्सलामुअलैकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल अहमद है। आज ना हमारी एमडी कैट और नम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो उसकी वन शॉट डिस्कशन है उसके लेक्चर वन को समझ रहे होंगे। यहाँ पर ना फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री के फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्केन अल्कीन और बायोलॉजी में केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में वर्क और लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपके निकाले हैं। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम ना उन्हें समझ रहे होंगे। और याद रखना मेरी हमेशा एक बात, मैं जो भी शेयर करता हूँ ना आपके लिए प्रोजेक्ट को, उसके शेयर करता हूँ एक मुकम्मल स्ट्रेटजी की वीडियो कि कैसे जो प्रोजेक्ट है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल करेगा और आपने उस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, इसलिए आपने ना प्लान की वीडियो को मस्ट वॉच करना है। और जो मैंने आपको तैयार करके दी है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, आपने कोशिश करनी उससे मस्त अटैम्प्ट कर लेना। ये लेक्चर यूट्यूब पर भी आ रहा है ना, तो मैं आपको ना उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी। लेकिन पहले आपने वो अटैम्प्ट कर लेना उन्हें। इस लेक्चर को आपने ना एंड तक ध्यान समझना है, ठीक है। और यहाँ पर ना मैंने ऐड किए हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन, क्योंकि ना देखो मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट कहूँगा। सबसे पहली बात, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन ही होते हैं, आपको बताते हैं आपने तैयार किया जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को तैयार किया, उसमें ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते किस टाइप के हैं, रिपीट कौन से होते हैं, और साथ साथ ना टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपको कौन बताते हैं या आपको पास बताते हैं। और देखो ये बात आपने भी नोट की होंगी, आज के टाइम पे ना आपको एमडीएट के नाम से, नम्स के नाम से टेस्ट तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें करने का मन नहीं करता। क्यों? कंट्री तो होती कोई नहीं है, वो क्वेश्चन किस तरह के हैं, आपके एग्जाम की है भी कि नहीं है। इसलिए ना जब आप देखते हैं एक क्वेश्चन है साल लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसको देख कर ना अपने आप एक आती है, मतलब एक मिलती है मोटिवेशन कि मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए मैंने ऐड किए पास्ट पेपर क्वेश्चन। और देखो अगर आप बातें करेंगे तो फिर जो होती है दूसरे अकेडमीज, उनके टेस्ट में क्वेश्चन क्यों होते हैं पास्ट पेपर के, तो देखो अगर वो आम टेस्ट में देने लग पड़ेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन, तो फिर अपनी कैसे पास्ट पेपर की बुक्स होंगी 4-5 हज़ार की, वो सेल करेंगे। और ना इन पे एक मेहनत लगती है, टाइम लगता है सर्च करने के लिए, और सिर्फ वही कर सकता है जिसका विजन क्लियर है। आपके लिए ना एक सेकंड टू नन एडटेक प्लेटफॉर्म नन है, उसके लिए मैं तैयार हूँ आपको ना सेकंड टू नन वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी करेंगे, हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं आपसे ही चाहता हूँ आप ने भी ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। मतलब यहाँ पर कोई फिल्म तो देख नहीं रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल लेके आओ, जो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ना, क्वेश्चन करेंगे ना, फिर टॉपिक होगा, आपने उसके पॉइंट लिख लेने हैं, क्योंकि हम जो लिखते हैं याद हमें वही रहता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि जो हमारा क्या फेवरेट क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ अक्सर का नहीं होगा, लेकिन अब नहीं होगा, अब सबको फेवरेट लगेगा। क्यों? मैं करवाऊंगा ना आपको। यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at a distance r in vacuum is given by। वो हमसे ये कहता है कि मुझे बताएं जो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। चार्ज का क्या हुआ है, डिस्टेंस r पर है वैक्यूम में। ये बात पता किसी से कर रहा है, देखो हम ये कहते हैं एक हमने लिया सोर्स चार्ज, ठीक है, अब वो चार्ज हो ना उसके इर्द गिर्द होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज लें, उस पर लग रही होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही होती है, हम इसे कहते हैं वहाँ पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। डिस्टेंस तो क्या था, आर था, और उस पर लगने वाली जो फोर्स थी उसे हम ई से शो करते हैं। ठीक है, ये बात हो रही थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या बनेगा और देखते हैं। डिफाइन से क्या थी कि इट इज डिफाइन द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम बात करें टेस्ट चार्ज की, क्योंकि इसने ना एक्सपीरियंस करते फोर्स, इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसको हम शो करते हैं किससे, क्यू नोट से करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा इसका, तो बात क्या पर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और फोर्स कौन सी होगी, कॉलम फोर्स होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का स्केयर। यानी जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्केयर के, डिस्टेंस के स्केयर के। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो Q1 लिया वो क्या लिया, सोर्स चार्ज था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसको शो किया Q से, और जिसने फील्ड को महसूस किया, जिस पर फोर्स लगी है, वो क्या था, टेस्ट चार्ज था, उसको मैं शो किया Q नोट से। ठीक है, पुट कर देंगे एफ की वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, क्यू नॉट से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा ए इज इक्वल टू के क्यू आर का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, उसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर बनेगा, ये बनेगा हमारे पास
सी चार्ली वाला सी बनेगा, E इज इक्वल टू के क्यू आर का स्केयर। ठीक है, अब देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा वाला, वो कौन सा, के क्यू डिवाइड बाई आर, ये भी एक फार्मूला है ना। ये फार्मूला किस चीज़ का है, अक्सर स्टूडेंट ना E के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ये वाला। देखो ये फार्मूला हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E का नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का होता है। E जो होता है वो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्स होती है, जबकि V होता है वो सिर्फ डिस्टेंस के इन्वर्स होता है, स्केयर नहीं होता। ठीक है, फार्मूला किसका होगा, ये V का होगा, और E में क्या होता है, R का स्केयर होता है, उसके इन्वर्स से। ठीक है, आपने ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम्स लॉ इज एनालोगस टू, जो कॉलम्स का लॉ है ना वो किस लॉ से मिलता है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम ना कॉलम लॉ में बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो देखो जो होता है हमारे पास कॉलम लॉ, वहाँ पर हम ना बेसिकली बात करते हैं दो ना चार्जेस उनके दरमियान फोर्स, हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना। ठीक है, और देखते से मिलता कौन सा है। अगर हम बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, तो ये क्या होता है, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। ये दो क्वांटिटी होती है उनके दरमियान फोर्स है, उससे तक बात करता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, ये क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में, ये बात कर रहा होता है एक्सीलरेशन की, ये भी वो चीज़ नहीं है अगेन। अगर हम बात करते हैं गॉसेस लॉ के बारे में, तो ये क्या होता है, ये तो हमारे पास होता है चार्ज इनक्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे मुतल्लिक होता है ना, यहाँ भी बात नहीं होती। फिर किस में बात हो रही होती है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, यहाँ बात हो रही होती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहता है, ये बात करता है ना, हमारे पास दो मासेस होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ग्रेविटी की बात कर रही होती है ना। ठीक है, तो मतलब ये एनालोगस है, वो भी दो क्वांटिटी के दरमियान, ये भी दो क्वांटिटी में फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों का फार्मूला भी आपस में मिलता है, वहां पर क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R का स्केयर, यानी क्या होगा, दो क्वांटिटी फोर्स भी होगी, एक कांस्टेंट भी होगा और R का स्केयर होगा। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट भी है, दो क्वांटिटी में फोर्स भी है और R का स्केयर भी है, दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्केयर लॉ को, यानी वो डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी बात थी, लेकिन आपने याद रखनी एक और बात, वो क्या, दोनों आपस में एनालोगस तो है, लेकिन एक चीज़ है जो फ़र्क करती है इनमें, वो क्या, अगर हम बात करते हैं फोर्स ग्रेविटेशन की, ये क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ होती है अट्रैक्टिव होती है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो होती है हमारे पास कॉलम फोर्स, ये अट्रैक्टिव तो होती है, सारे रिपल्सिव भी होती है। वो कैसे, अगर हमारे जो चार्ज हैं वो आपस में ऑपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम हो जाएं, दोनों हो जाए नेगेटिव, दोनों हो जाए पॉजिटिव, इस केस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेगा। ये दोनों में मेन फर्क है, आपने याद रखना है। और ये ना एक बोर्ड का, आपके बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ये इसका आंसर बनता है हमारे पास चार्ली वाला सी बनता है, जो इसका सिंगल बेस्ट आंसर होगा, राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ, क्या क्या हमने डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, एंड ए चार्ज इज डबल, चार्ज को डबल कर दिया, फोर्स बिकम, इस केस में फोर्स का जगह, अच्छा ये वाले एमसीक्यूज ना हर साल रिपीट हो जाते हैं, आपने इसे मस्त प्रैक्टिस करना है। यहाँ बात क्या हो रही है, जब कॉलम फोर्स नहीं है, जैसे कॉलम का जो हमने भी फार्मूला पढ़ा ऊपर, उसमें करेगा चार्ज की वैल्यू वो चेंज कर देगा, ये चेंज कर डिस्टेंस की वैल्यू, अब कहेगा अब क्या बनेगी फोर्स, आपने ये बतानी है। और फाइंड करते हैं, हमें उसने क्या बात की है, फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्केयर। हमें उसने क्या बात किया, उसने कहा चार्ज को हमें डबल कर देना है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q1 और Q2 इज इक्वल टू 2Q2, चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया, डिस्टेंस क्या कर देना है, हाफ कर देना है, यानी R इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ठीक है, हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यू को इस फार्मूले में, Q1 आ जाएगा 2Q1 और Q2 का जगह आ जाएगा 2Q2। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, R/2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 Q1 Q2। ठीक है, और R का स्केयर R स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 है हमारे पास क्या कर रहा है, डिवाइडर एंड जाकर, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक जो डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम बाहर निकालें 16 बन जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्केयर। ये वैल्यू जानने लगती है, हमने से कहाँ पढ़ा था, ओ हाँ ये तो है ना, बस ओरिजिनल फोर्स F है, हमें कर देंगे इसकी जगह F पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, जो न्यू फोर्स है F प्राइम में वो बन जाएगी 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स बढ़ जाएगी हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन ना बोल आते हैं, चार्ज चेंज कर लेगा डिस्टेंस, आपसे पूछेगा बता आप क्या फोर्स होगी, इसलिए आपने सुनना लिख के प्रैक्टिस मस्त करना है।
मैंने क्वेश्चन ऐड ही वो किए हैं जिस तरह क्वेश्चन ना पूछता बार बार है, भले क्वेश्चन ना सेम वर्डिंग से रिपीट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वो होता है, वो रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद ना हाँ मैंने ना पहले क्वेश्चन अरेंज यहाँ पर किए थे और मैंने बीच में क्वेश्चन ऐड किए थे कि ये क्वेश्चन है दूसरे बोर्ड में से क्वेश्चन को पूछा हुआ है चेंज करके वर्डिंग, फिर उससे ना क्वेश्चन बहुत बढ़ गए थे, टेस्ट भी लेंथी हो था, लेक्चर लेंथी हो था, मुझे उन्हें दोबारा रिमूव करना पड़ा। बस ठीक है, आप यहीं से पॉइंट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड तो किया हुआ है ना क्वेश्चन बैंक, वहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस वहाँ भी कर सकते हैं। राइट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फोर्स बिकम 1/4 व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। दो चार्ज हैं, हमने मीडियम लिख दिया, इस केस में क्या हो गया, उनकी फोर्स कम होकर 1/4 होगी। दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम इज, अब इस केस में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात उसने की है, हमें फाइंड करना है के को। पहले मैं आपसे पूछता हूँ होता क्या है डाइलेक्ट्रिक, इसका काम क्या होता है, ये कैसे चार्ज में फोर्स था उसका काम करता है। तो देखो तो चार्ज आ गया ना, जब हम इसके दरम्यान देखें ना डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जिसमें दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्जेस भी है। जब हम इसे देखते हैं ना चार्जेस के दरम्यान, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव वाली है, ये डाइलेक्ट्रिक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसको रिपेल करेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पर क्या करेगी, अगर नेगेटिव है तो भी सिंगल काम करेगी। इस तरह क्या होता है, डायरेक्टली में पोल बन जाते हैं। अब ये पोल निकालते हैं अपनी एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दोनों के फील्ड को अपोज करते हैं। इस तरह जो इनके दरमियान फोर्स थी कम होने लग पड़ती है प्लेस करने से डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट था, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमने फाइंड करना के की वैल्यू को आई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन चार्जेस इज इक्वल टू फोर्स व्हेन देयर इज वैक्यूम या एयर की बात कर लें, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और डिवाइड बाय के जो कि है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। राइट है, हमने फाइंड करना है के को, के चल जाएगा ऊपर, फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन चार्जेस वो क्या आ जाएगी, जगह डिवाइड हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है। राइट है, नीचे क्या है 1/4 है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 × 1 = 4, के की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 4 बन जाएगी, बैक में वैल्यू 1 थी ना, नीचे इसके 1/4 था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी। ये क्या हमारे पास के की वैल्यू है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ना कुछ के की वैल्यू वो भी लिख दी हुई है रेफरेंस तौर पर भी, और ना आपकी बुक में ना एक दिया हुआ बॉक्स, वहाँ पर लिखी हुई है कुछ वैल्यू इनकी, वो आपने याद रखनी है, आपसे ना पूछना डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो कहता है अ टेस्ट चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट पॉइंट ए एंड 200 न्यूटन एट पॉइंट बी, दी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए टू ई बी क्या हो गया। यहाँ पर बात कर किस चीज़ की रहे हैं, हमने एक लिया सोर्स चार्ज, उस सोर्स चार्ज की वजह से ना इलेक्ट्रिक पैदा हुई। ठीक है, उसने का पॉइंट ए पर जो टेस्ट चार्ज था 2 कूलम का था, उसने जो फोर्स महसूस की ना सोर्स चार्ज की फील्ड केस से, वो थी हमारे पास 100 न्यूटन। ठीक है, जब उसे पॉइंट बी पर लेके आ जाएंगे तो वही फोर्स पर कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन हो जाएगी। उसने कहा आपने करो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और मुझे फाइंड कर दो इनकी रेशियो। अब फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स कितनी हमारे पास है ए की और बी की दोनों के निकालते हैं। ए कितनी आती है फोर्स, वो थी 100 थी, चार्ज 2 कूलम का ही है, ये बन जाएगी 50 न्यूटन पर कूलम बन जाएगी। और बी पे क्या होता है, फोर्स कितनी 200 न्यूटन की है, चार्ज क्या है 2 कूलम का, ये बन जाएगी 100 न्यूटन पर कूलम बन जाएगी। दोनों आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके निकालते हैं रेशियो, 50/100 इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगी हमारे पास रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा क्या बनेगा बी बनेगा, बीटा वाला बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस क्या होती है, अभी तो इसके बारे में पढ़ के हटे हैं। इट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगा, यूनिट मास ना, टेस्ला नहीं, यूनिट वॉट ना सी, हाँ ये बनेगा यूनिट चार्ज बनेगा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो वो सिंपल डिफाइन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एमटीकेट में पूछ जा रहे होते हैं। राइट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन इफ, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ना एक रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कब मौजूद होगी, हम कैसे पता करते हैं एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो इसको ना फाइंड करने का सिंपल तरीका है, वो क्या टेस्ट चार्ज, हम रखेंगे उस रीजन में टेस्ट चार्ज,
अगर उस पर कोई फोर्स लगेगी तो उसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। अगर नो फोर्स लगे कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपल तरीका होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ये बनेगा ए ही बनेगा हमारे पास। क्या, अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, क्या बनेगा इसका ए बनेगा। ठीक है, वोल्टेज से तो लेकिन इसका कोई भी नहीं होता। ऐसे केस भी होते हैं हमारे पास वोल्टेज होती नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो अवेलेबल होती है। ठीक है, हमें इसकी बात हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज। पूछा हमसे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। डिस्टेंस कितने हैं, 10 सेंटीमीटर का, चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। के की वैल्यू ये है। ठीक है, आपने ये याद रखनी है, राइट है। उसके बाद चार्ज यहाँ पे कितने, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का है। माइक्रो क्या होगा 10⁻⁶ हो जाएगा। और आर क्या है, जो हमारे पास होगा ना डिस्टेंस, ये बनता है 10 सेंटीमीटर का। इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ये बन जाएगा 0.1 मीटर बन जाएगा, राइट है। तो हम पुट करते हैं वैल्यू और निकालते हैं इलेक्ट्रिक ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, के लिए पुट की हमने, चार्ज के लिए पुट की हमने, डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के लिए पुट कर दिए। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू होगी होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 बन जाएगा। ये 10⁻⁹ है, 10⁻⁻6 है, क्या बन जाएगा 10⁻⁻ का 3 बन जाएगा। यह आ जाएगा ऊपर वाला जो आता है न्यूमीटर होता है, जो डिवाइड डिमीटर है उससे हम करते हैं 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगा, राइट है। और इससे हम कह सकते हैं या 10⁻⁻2 से कह लेंगे, ऊपर का हो जाएगा 10⁻⁻+ हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वो हो जाएंगे हमारे पास जो ऊपर जाएंगे और इसके 3 स्क्वायर जाएंगे, ये बन जाएंगे 18 इंटू 10⁻⁵ बन जाएगा ना। और हम इसे कर देंगे 1.8, एक और दे देंगे हम वैल्यू 1 की, इन इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ बन जाएगा। ये जगह आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप पावर में सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं जो मुकम्मल जीरोज़ हैं उनको लेके कर सकते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा 1.8 10⁻⁶ न्यूटन पर कॉलम बन जाएगा। ये कौन सा है, मतलब हमारे पास ये बनता है, हमारे पास अल्फा वाला ए बनता है, 1.8 10⁻⁶ न्यूटन पर कॉलम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस एट। यहाँ पर बात हो रही है जीरो फील्ड लोकेशन की, यानी हमारे 2 चार्जेस हैं, है वो इक्वल भी हैं, उनकी वैल्यू इक्वल है और दोनों के पॉजिटिव हैं। अब इस केस में इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर वीकेस्ट होगी। तो देखो चार्ज क्या हैं, पॉजिटिव है, वैल्यू क्या सेम है। हमने पढ़ा था चार्ज पॉजिटिव के बारे में, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो उनके टुवार्ड जा रही होती हैं, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उनसे अवे जा रही होती हैं, उनसे फील्ड निकल रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या दोनों पॉजिटिव हैं। जो इससे फील्ड निकलेगी वो होगी टुवार्ड, कहाँ पर होगी, राइट तरफ होगी। यहाँ से फील्ड निकलेगी कहाँ होगी, टुवार्ड लेफ्ट होगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। चूंकि वैल्यू उनकी सेम थी इससे ये कैंसिल करेंगे मिड में जाकर, जहां पर फील्ड कैंसिल हो जाएगी वहां पर क्या होगा, जीरो फील्ड लोकेशन, वो कहां पर है, इनके मिड में जाकर आता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है क्योंकि क्या दोनों चार्जेस इक्वल भी हैं, एक तो सेम चार्जेस भी आते हैं, यहाँ पर ये बात हो रही थी। और इनके बिटवीन में कहां पर होगा, मिड में जाकर होगा। ये बनता है कौन सा सॉल्यूशन, ये बनता है ऑप्शन ए, क्या है, मिड अवे बिटवीन देम। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, मिड अवे बिटवीन देम। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ना क्लोज टू आइदर चार्ज, इस केस में क्या होता है, जब यहाँ बात हो रही है अब ये चार्ज करो, ये चार्ज कर लो, इनके जो पास आएंगे ना तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ चार्ज है ना इसके पास जाएंगे मैक्सिमम होगी। उस समय क्या पूछा, वो पूछा वीकस्ट कहाँ पर होगी, चार्ज सेम थे, वैल्यू सेम थे, दोनों के मिड में जाकर, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द मिड पॉइंट बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच इज करेक्ट। ठीक है, दोबारा उसने वही क्वेश्चन पूछा है। इस केस में उनकी वैल्यू तो इक्वल है पर उन पर चार्ज क्या ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। और पूछा हमसे क्या,
आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या होगा इनके बारे में। इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या होगी, आओ फाइंड करते हैं। दोनों फाइंड करेंगे अलग अलग से, ठीक है। अगर हम पहले बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की बात करें तो हमें क्या है, एक पॉजिटिव कह दिया हमने, एक नेगेटिव कह दिया, ऑपोजिट है दोनों, तो क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। यहाँ पर आर का स्केयर नहीं होता, मैंने आपको बताया अभी ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है ना। स्केयर किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में होता है, राइट है। यहाँ पर आर आ जाएगा के क्यू आर वन प्लस के क्यू आर टू, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नेगेटिव ही बन जाएगा यहाँ पर। और देखो हमने ना अब दोनों को ना प्लस मल्टीप्लाई करने लगी हैं, मतलब कैंसिल करने लगी हैं। इसके लिए ना हमें जो R1 और R2 है इनको सेम करना पड़ेगा। अलग अलग करेंगे ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगता काटते हुए, इनको सेम करें। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2, दोनों बराबर जाएंगे। इससे हम D/2 भी कर सकते हैं, इससे हम R भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट कर दी वैल्यू, ये बन जाएगी Q डिवाइड बाई D/2 माइनस K डिवाइड बाई D/2। एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि देखो ना V हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम ना अलजेब्रिक तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। वेक्टर होता है वहाँ पर एक अलग से रूल होते हैं। ये क्या, एक हमारे पास स्केलर है, इसको हम अलजेब्रिक से कैंसिल कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E के बारे में तो ये क्या होगा, हमने देखा चार्ज एक क्या हमारे पास पॉजिटिव है, एक क्या नेगेटिव है, और हमने अभी पॉइंट पर जो होते हैं चार्ज पॉजिटिव होते हैं उनकी से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही होती है, नेगेटिव से जा रही होती है टू वाट नेगेटिव जा रही होती है ना, इनकी तरफ जा रही है, इनसे अवे जा रही है। फील्ड की डायरेक्शन सेम है, कैंसिल नहीं हुई, आपस में एड अप हो जाएंगी। इस केस में वो डबल हो जाएंगी, जीरो नहीं होंगी। यहाँ पर क्या बना है, पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डबल होगी ना कि जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, हमारे पास जो V है वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, और E आपस में एड अप होके डबल होगी, नॉट जीरो। वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, B दोनों जीरो नहीं, C दोनों नन जीरो, ऐसा भी नहीं है, D V नन जीरो है और E जीरो है, ऐसा नहीं। हमने पढ़ा था हमारे पास ये रहा अल्फा वाला ऑप्शन, V क्या होगी हमारे पास जीरो होगी और E क्या नन जीरो है, क्योंकि वो ऐड होकर डबल होगी थी, राइट है हमारे पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज। ये सिंपल आपकी बुक की लाइन है, एक मुकम्मल डिफाइन है, किसकी है, डिफाइन क्या डिफाइन हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इसकी है, नहीं तो वो तो क्या होती है, वो होती है ड्यू टू द मोशन होती है। जितनी होगी ऑब्जेक्ट की मोशन ज़्यादा उतनी होगी उसकी के ज़्यादा। अगर हम बात करें बी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो ये तो होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से, ठीक है, तो ये इसका तरह किससे नहीं है। अगर हम बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी उसी की टाइप है, पीई की है, लेकिन ये क्या होती है ड्यू टू जहाँ पर ना स्टोर करते हैं एनर्जी अपने ना इलास्टिक मटेरियल में। अब मिसाल लें जो स्प्रिंग होता है, अगर वहाँ पर पैसे वो स्प्रिंग रिलैक्स था, हमने उसको स्ट्रेच किया, उसके चेंज की पोजीशन, उसमें स्टोर हुई एनर्जी, अब यहाँ पर जो स्टोर हुई एनर्जी उससे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ उसकी बात भी नहीं हो रही जो आपका स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V, हाँ ये सी की डिफाइन है, इसका तो मुकम्मल एक टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, D बनेगा, उसकी मुकम्मल डिफाइन है। क्या डिफाइन है कि जो वर्क डन करना पड़ता है हमें एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए, उसे हमें कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट है। जिसका आंसर क्या बनेगा, D बनेगा। आओ उसे हम कर देते हैं। मैंने ना मुकम्मल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है हर टॉपिक उनसे, आप इसे पढ़ लेंगे ना सारे कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्यों है, मतलब ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है, सब कुछ मैंने लिख दिया हुआ आपके लिए, आपको मुश्किल कभी भी नहीं होगी, राइट है। देखो जो इससे पहले हमारे पास बैचेस आए थे, आपको मैं दिए थे ना, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन ऐसे किया था, आपको सब कुछ लिख के दे दिया, आपको प्रॉब्लम ना पड़े, लेकिन फिर भी ना बहुत स्टूडेंट के ना मतलब मैसेज है, और ना ये बात की कि लेक्चर भी होने चाहिए। मैंने कहा आपने बात की थी क्वेश्चन बैंक की, ऐड कर दिया,
आपने बात की थी जो बैच होना चाहिए उसमें जो फीचर ऐड करती है। अब जब आप बात करें लेक्चर होना चाहिए जहाँ पर ना कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो उसका ना सिंपल तरीका मैंने क्या निकाला, आपके एक लॉन्च करते हैं क्रैश सेशन, जिसमें क्या होगा, हर टॉपिक से ना जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं मेन लगते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, हम उन्हें समझ लेंगे ताकि जो होंगे उस तरह के मेन क्वेश्चन आपको मुश्किल ना आ रही हो। राइट है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, वो पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या है 100 जूल पर कूलम है। इफ चार्ज जो है ना 1 कूलम क्या है इज प्लेस्ड विद 2 कूलम, चार्ज आपने पहले क्या था वो 1 कूलम था, उसको चेंज कर दिया वो क्या 2 कूलम में, और ठीक है विच क्वांटिटी चेंज, ठीक है। अच्छा शब्द क्या बात की है, हमने वी को रखा हुआ 100 जूल है, ठीक है। अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूं तो इस केस में जो दी हुई 4 क्वांटिटी इनमें से कौन चेंज करेगा, आओ देखते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो क्या ये चार्ज चेंज करने से टेस्ट चार्ज है चेंज हो जाएगी, जवाब है नहीं, क्योंकि ये तो होती है सोर्स चार्ज के से, जिसकी फील्ड होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सोर्स चार्ज के से, टेस्ट चार्ज के चेंज से इसका तो अलग नहीं होता, ये चेंज नहीं होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो ये भी अगेन सेम वही बात है, उस पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, ये होता है सोर्स चार्ज के से ना कि टेस्ट चार्ज के से। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर तो उसे तले कैसे बनता ही नहीं है, उसे तले कैसे होगा इन चीज़ों से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हाँ ये डिपेंड करता है चार्ज के चेंज होने पर, चार्ज के चेंज होने पर। इसका फार्मूला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है एनर्जी U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर आपने चार्ज चेंज करेंगे एनर्जी, मिसाल ले लो, जब चार्ज यहाँ पर क्या था 1 कूलम का था, तब कैसे एनर्जी 100 जूल थी। अब उसी को अगर हम कर देंगे 2 कूलम का, इस केस में क्या हो जाएगा एनर्जी 200 जूल हो जाएगी, चेंज होगी ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपस सी बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है चार्ज के चेंज करने की वजह से, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग का 5 कूलम चार्ज है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ उसने क्या चार्ज वैल्यू दी हुई है और चेंज इन पोटेंशियल वी की वैल्यू दी है जो 20 वोल्ट है, ठीक है जी। हमें उसने कहा आपने फाइंड करना है किसको, वर्क डन को। फार्मूला क्या है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट है। चार्ज क्या है 5 कूलम में, चेंज इन पोटेंशियल कितने 20 है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 × 20 इज इक्वल टू 100 जूल बन जाएगा। सिंपली ये फार्मूला इससे हमने निकाल लिया किसको, वर्क डन को, राइट है। इस फार्मूला हमने निकाल लिया किसको, वर्क डन को निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास 100 जूल बनेगा, वो क्या बनेगा चार्ली वाला सी इसका आंसर होगा, राइट है वर्क डन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, ठीक है। वो कहते हैं एक प्रोटॉन है जिसमें चार्ज पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज नेगेटिव होता है, इनको हमने रिलीज किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले वो रेस्ट में थे, ठीक है। अब इस केस में जो इनकी होगी पीई पोटेंशियल एनर्जी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो चार्ज क्या है पहले इस पर थे, अब क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो मूव करने से जो इनकी एनर्जी बढ़ती है वो कौन सी होती है के ई होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इनकी के ई बढ़ रही है तो इस केस में इनकी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी पी वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्यों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, टोटल एनर्जी का, वो क्या होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी। अगर आप बस के ई बढ़ती है रेस्ट पे थे ना, अब मूव कर रहे हैं के ई बढ़ेगी, इस केस में जो इस्तेमाल होगी एनर्जी जो कम होगी वो कौन सी होगी पी ई होगी, राइट है। दोनों क्या बनेगा इनकी जो होगी पी वो डिक्रीज करने लग पड़ेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास बी बनेगा, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछता है इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल, आपने जो वी है उसको डबल कर दिया है, वो वाई रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो रेजिस्टेंस आर ओ के उससे हमने कांस्टेंट रखना है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिकम, पावर क्या बन जाएगी, मतलब उसने हमसे पूछा है पावर के बारे में, हमें उसने जो कंडीशन दी हुई है किसकी दी हुई है वो वी की दी हुई है, उससे हम डबल कर दिया है और आर उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और हमें कहते हैं पावर फाइंड करो। हमारे पास ना पावर के 3 से 4 फार्मूले आते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक। पहले आप देखें इसके फार्मूले कौन कौन से हैं। मैं हमें कहते हैं पावर पी इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। अब वहाँ से जो हम लाते हैं पावर के फार्मूले, एक तो होता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, जब आपको दिया हो वोल्टेज दिया हो, आपको दिया हो जो रेजिस्टेंस दी हो, जो कि हमारा सेम क्वेश्चन है इस वाला, ठीक है। एक होती है कंडीशन ये होती है, दूसरे में क्या होती है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आपको करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तब हम इस्तेमाल करेंगे
पावर का ये फार्मूला, और जब आपको दिया हो वोल्टेज दिया हो और करंट दिया हो तब इस्तेमाल करते हैं ये फार्मूला। ठीक है, 3 फार्मूले हैं, इसको हमने ड्राइव इसी से किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास केस में क्या है, हमें बात किसकी हो रही है, ये हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस V की बात हो रही है और रेजिस्टेंस R की बात हो रही है। फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। इस केस में हमें उसने क्या बात की है कि जो ये इस्तेमाल कर फार्मूला, ठीक है, हमारे पास जो है ना V जो है वो डबल कर देंगे, R हम सेम रखेंगे। अब क्या हो जाएगी, हमारे पास जो पावर है डेसिपेट कर रही। ठीक है, अब करते हैं, पुट करो V की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 2V का स्क्वायर डिवाइड बाय R, ये बन जाएगा 4V का स्क्वायर बाय R, और 4 साइड पर जाएगा V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू P, यानी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी क्या 4 टाइम हो जाएगी वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल को चेंज करने से, डबल करने से। राइट है, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी इसका आंसर बनेगा। हमने निकाल लिया इसके मेन फार्मूले से। यहाँ पर हमारे जो थे एम टिकट फिजिक्स क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए। अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। राइट है, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे पूछता है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सबडिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नेमली। ठीक है, इसके लिए ना हम जाएंगे कि जो इनकी हिस्ट्री बनती है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वहाँ स्टार्ट करते हैं ना। इनकी होती हैं 2 टाइप होती हैं, एक क्या होती है ओपन चेन, जो कि क्लोज चेन नहीं बनाते हैं, हम कहते हैं ओपन चेन होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होती हैं उनके आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड साइक्लिक। ठीक है, अब इन साइक्लिक कंपाउंड में 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास होमोसाइक्लिक होते हैं, एक होता है हमारे पास हीटोसाइक्लिक होते हैं। जो होमो होते हैं उसका मतलब है वो डिपेंड करते हैं, मतलब वो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। हीटर में क्या होते हैं, कार्बन के अलावा भी ना दूसरे एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो होंगे होमोसाइक्लिक होंगे, ये डिवाइड होते हैं फर्दर 2 चीज़ों में, वो क्या एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो होंगे हमारे पास एलिसाइक्लिक होंगे, ये क्या होते हैं, मतलब ना जिनमें बेंजीन नहीं होती, ये एक्ट करते हैं एलिफेटिक, जो होते हैं हमारे पास ओपन चेन वैसे एक्ट करते हैं। इनमें ना डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वो नहीं पाए जाते। ठीक है, और जो होते हैं एरोमेटिक, इसकी ना आपने पढ़ी होगी बचपन से एग्जांपल, वो क्या जिनमें होती है बेंजीनिंग, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एक हद तक, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस लेवल पर, जो फॉलो करते हैं हक्कर रूल को, जिनमें होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मूव कर रहे होते हैं, फिक्स जगह पर नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो होमोसाइक्लिक है उनको डिवाइड कर 2 चीज़ों में, वो क्या होते हैं हमने पढ़ा, एक होते हैं एलिसाइक्लिक होते हैं और एक होते हैं एरोमेटिक होते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए बनेगा। राइट है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैसे रिमूव कर दूं मैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है 2 पेंटानन एंड 3 पेंटानन आर एग्जाम्पल्स, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास आइसोमर्स की। हम कहते हैं किससे आइसोमर्स, आइसोमर्स ना वो होते हैं जिनको अगर आप देखेंगे ना उनके जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वो सेम होता है, मतलब दोनों में कार्बन सेम होंगे, हाइड्रोजन सेम होंगे, कोई मौजूद है फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन वगैरह होंगे वो सेम होंगे, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, लेकिन जब मैं आते हैं इनकम स्ट्रक्चर वो ना बिल्कुल बन जाते हैं मुख्तलिफ, इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो होगा स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट होगा, ये क्या होंगे आइसोमर्स होंगे। हमने पढ़े आइसोमर्स 5 टाइप के। ठीक है, अब वहाँ पर देखते हैं इनमें से ये वाले कौन से हैं। एक तो होते हैं हमारे पास आइसोमर्स जिनका नाम होता है दी चेन आइसोमर्स, जो कि ना चेन में चेंजेस कैसे आते हैं उन्हें हम कहते हैं वो चेन आइसोमर्स कहते हैं। राइट है, उसके बाद होते हैं हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स, ये क्या होते हैं, यहाँ पर ना उनमें जो कार्बन चेन होती है फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम लगा होता है लेकिन वो जो होता है डिफरेंट पोजीशन पर। राइट है, और नंबर 3 पर होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इसमें क्या होते हैं जो दोनों कंपाउंड होते हैं ना उसमें फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होता है, एक में कुछ और होता है एक में कुछ और होता है, लेकिन उनका जो बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम बनता है। ये कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल होते हैं। राइट है, जिसमें एक में अल्कोहल आ जाएगा एक में ईथर आ जाएगा, एग्जाम्पल भी दी हुई है। मेटामर्स कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के नाम किसी साइड पर जो लगा अल्काइल ग्रुप वो मुख्तलिफ लगा होता है, ये होते हैं मेटामर्स। और होते हैं नंबर 5 पर, उससे हम कहते हैं एटोमर्स कहते हैं, जो कि ना शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इस केस से आते हैं। ये 5 टाइप हैं। हमें अपने क्वेश्चन का पूछा उसने, हम देखने के लिए आइसोमरिज्म बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही थी 2 पेंटानन की, यहाँ पर जो ONe है ये शो कैसे करता है, याद को किससे नाम मिलता है इसका ONe, हाँ कीटोन। तो ये कौन से हैं, ये दोनों कीटोन है। यहाँ पर कौन सा आएगा फंक्शनल ग्रुप
कार्बन आएगा। आओ हम दोनों का फार्मूला वो क्या बन जाएगा। अगर हम बात करें 2 पेंटानॉन, यहाँ पर क्या होगा, जो होगा ना कार्बोनाइल, वो क्या होगा, नंबर 2 पर होगा ना कार्बन, 5 कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है और नंबर 2 पे क्या है, कार्बोनाइल है एट पोजीशन 2। 3 में क्या होगा, वो आ जाएगा नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों में सेम है फंक्शनल ग्रुप, वो तो सेम है लेकिन उसके चेंज के पोजीशन है, एक पे 2 पे है, एक पे 3 पे है। और हमने पता वो आइसोमरिज्म जहाँ पर जो होगा फंक्शनल ग्रुप वो तो सेम होगा लेकिन उसकी चेंज होगी पोजीशन, वो कौन से होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। राइट है, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनता है आंसर हमारे पास, इसका डी बनता है। ठीक है जी, कौन से, पोजीशन आइसोमर्स, चूंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है लेकिन उसकी चेंज है पोजीशन। राइट है, उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक होते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो हमने 5 में पढ़े हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसके लिए कंडीशन है, वो क्या, ये शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो जिनके पास होती है एक कायरल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन, वो हम किसे कहते हैं, जब कार्बन होती है ना उसके होते हैं 4 बॉन्ड होते हैं। ऐसे है ना, अगर इन चारों बॉन्ड पे जुड़े हों 4 डिफरेंट ग्रुप, हम इसे कहेंगे कायरल कार्बन। जिस कंपाउंड में मौजूद है कायरल कार्बन वो शो कर सकती है क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और चेक करते हैं इनमें से कौन कौन सी आती है। अगर हम बात करते हैं 2,2 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, इस केस में जो बनता है इसका स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2,2 डाइहाइड्रोक्सी हमें शोस ने कर दिया। प्रोपेन यानी पहले क्या बनेगा, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और 2,2 का मतलब है कार्बन नंबर 2 पर 2 जुड़े हैं डाइऑक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो उसका मतलब क्या बना है, एक कार्बन पर 2 जुड़ गए हमारे पास क्या, हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन इनके पास जो कायल कार्बन है वो तो है ही नहीं है, इसलिए ये बनेगा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ब्यूटेन ओइक एसिड आता है। ठीक है, इसका क्या बना फार्मूला, ये होता है ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है, ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ना C+H होता है ना, इससे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इसका फार्मूला बन गया। अब इस केस में क्या हो रहा है, हम अगर बात करें सेंट्रल कार्बन की, तो यहाँ पर क्या, एक तरफ लगा हुआ हमारे पास मिथाइल, एक तरफ लगा हमारे पास ऊपर से भी मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिल है और नीचे लगा हमारे पास क्या लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें हमारे पास इसमें हाँ दोनों तरफ मिथाइल लग गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसके पास 4 ग्रुप मुख्तलिफ नहीं है, कायल कार्बन नहीं है, नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। राइट है, अगर हम बात करते हैं बी की, वो क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो आओ इसका बात में फार्मूला क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले तो क्या ब्यूटेन है, 4 कार्बन होंगे, डाइओइक का मतलब है 2 कार्बन से जुड़ेंगे, एक कार्बन 1 भी जुड़ा होगा, एक कार्बन 2 जुड़ा होगा। ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा होगा, हाइड्रोल ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होगा, वो क्या है, आप यहाँ से कह लो, यहाँ से कह लो, जुड़ा हुआ उस पर। ठीक है, अगर मैंने कहा ये कार्बन नंबर 2 है, इस केस में क्या होगा, एक तरफ क्या लगा हुआ है, हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ क्या हाइड्रोक्सिल है, एक तरफ क्या हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, दोबारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ पर इसके पास है कायल कार्बन, ये शो करेगा किसको, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। चेक कैसे हमने किया, हमने बनाया उसका स्ट्रक्चर वहां से लग गया। ठीक है, और आपने याद रखना है ये इसका आयोपेक नेम है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका एक कॉमन नेम भी है मैलिक एसिड, याद रखनी है और क्वेश्चन पूछे प्रैक्टिस के। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें देखा आंसर में बी मिल गया। ठीक है, डी क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। हम चेक कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड, मतलब क्या होगा, प्रोपेन 3 कार्बन होंगे, ओइक एक लिखा हुआ है, तो कार्बन नंबर बस एक बार जोड़ लेंगे हम कार्बन 1 पे, किसको, कार्बोक्सिल ग्रुप पर। 2 हाइड्रोक्सी मतलब क्या, जो अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड वो 2 भी होगा। इस केस में जो कार्बन सेंट्रल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल है और एक कार्बोक्सिल है। ये क्या, यहाँ पर भी जुड़े हमारे पास 4 अलग अलग मुक्त, इसके पास ये कायल कार्बन, तो क्या ये भी शो करेगा, इसका आंसर है यस। तो इस तरह ये क्या हुआ, 2 ऑप्शन है। तो देखो ऐसा होता है, आपको पता है टेस्ट में ऐसा होता है, अक्सर 2 ऑप्शन सेम दिए होते हैं, बस सही दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उस टाइप का था, इसका आंसर बी भी है, इसका आंसर डी भी है, दोनों है क्योंकि दोनों में कायल कार्बन मौजूद है। ठीक है, आपने एक और काम यहाँ पे करना है, वो करना है, इसका याद रखना है नाम, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड, ये नाम किसका है, लैक्टिक एसिड का। आपके बोर्ड में भी इतने क्वेश्चन जाते रहते हैं, एमसी कुछ पूछ रहा होता है कि जो लैक्टिक एसिड होते हैं उसका बताएं आयोपिक नेम क्या होगा, या फिर वो दे देगा आयोपिक नेम और पूछेगा इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, या वो जगह का स्ट्रक्चर और बताएगा बताओ उसका नाम क्या है। आपने याद रखना है
चीज़ क्या होती है मेन, आपको ना पता हो आयोपिक नेम और उसका कॉमन नेम। स्ट्रक्चर बनाता हुआ बना लिया, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया ना, हमें पता उसका आयोपिक नेम, हमने स्ट्रक्चर उसका बना ही लिया, राइट है। इसका आंसर क्या होगा, बोथ बनते हैं, यहाँ पर इसका आंसर बी भी बनता है और इसका आंसर डी भी बनता है, राइट है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पूछता है आयोपैक नेम ऑफ CH3, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड क्या बनेगा, फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आपने फाइंड करनी है पेरेंट एटम की चेन, ठीक है जी। तो पहले फाइंड करते हैं उसको हम, कितने एटम इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये जो हमारे पास पेरेंट चेन है उसका हिस्सा है कि नहीं है। अगर तो उसका हिस्सा नहीं है तो ये क्या बनेगा, 7 है, हेप्टेन है, इन तीन में से एक होगा। अगर इसका हिस्सा हुआ तो 8 ऑक्टेन बनेगा, तो ये आंसर इसका डी बन जाएगा। बताओ है कि नहीं है। इसका ना वेरी सिंपल आंसर है, आपको ट्रिक दूं मैं, आपने यहाँ पर चेक करना है हाइड्रोजन को। हमने बताया कार्बन में होते हैं 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो अगर यहाँ पर देख लो, ये जो इसकी बात हो रही है ना हमारे पास, इससे क्या है, कार्बन ने बनाए हुए हैं 3 बॉन्ड, किससे, हाइड्रोजन से, उसका बॉन्ड बच्चा ही एक हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब है वो कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एज अ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन पे। जुड़ा किस पे होगा, वेरी सिंपल है, हम दोबारा देखें किसको, हाइड्रोजन को। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ना, अगर तो आप देखें कार्बन नंबर 2 को आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसमें एक जुड़ा उससे मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ से मिथाइल ऊपर जुड़ा हुआ है, एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर चेन जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 भी नहीं है, क्योंकि 3 ने जोड़े हुए हैं 2 अपने साथ हाइड्रोजन ने, बाकी चेन जुड़ी है इसने, ठीक है। तो जो होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पे लगा हुआ है। क्या बनेगा इसका आंसर, है हेप्टेन है, लेकिन नंबर 2 पे क्या लगी, मिथाइल लगी है, 2 बन जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। ये इसका तरीका है फाइंड करने का आयोपैक नेम का। पेन चेंज देखो, फिर उसके बाद देखो जो जुड़ा फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसको नंबर लेनी होती है, नंबर वो देना होता है कि उसको कम से कम नंबर है, राइट है। इसका आंसर ये बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन क्या आयोपैक है, वो पूछता है आयोपैक नेम ऑफ दोबारा कार्बन दिया हुआ है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली एक चेन है जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। वो पूछता है इसका नाम क्या होगा, आओ देखते हैं, पर नाम कौन सा होगा, आयोपैक वाला, आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 5 कार्बन मतलब पेंटेन अलग, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन में जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको शुरू कहाँ से करेंगे। तो जो रूल दिया हुआ है ना, वो रूल में वही बात करता है, आपने कोशिश ये करनी है कार्बन बॉन्ड दे दें डबल बॉन्ड को। पता है ना, एल्कीन बादशाह बदमाश बना हुआ है, कहता है मैं तेज करता हूँ, सब कुछ मैं पहले करता हूँ, मेरी एक्टिविटी तेज होती है, मुझे ही नंबर 1 दिया करो, इसलिए ना हम दे देंगे एल्कीन को, जान थोड़ा उससे टाइम ज़ाया करता है बहुत, ठीक है। क्या करेंगे, उसको हम एल्कीन को कम से कम नंबर देंगे, स्टार्ट वहां से करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 2 पेंट 1 इन क्या एल्कीन को शो करता है, और जो होगा ट्रिपल बॉन्ड आइन वाला वो किस पे होगा, 4 पे होगा। ये बन जाएगा किसका आंसर, ए बन जाएगा। है पेंटेन है, 5 कार्बन वाली है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, आइन ट्रिपल बॉन्ड है, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, हम कहते हैं कि इसको है होमोलाइसिस, होमो यानी सेम, यानी लाइसिस तकसीम करना, जहां पर आपने तोड़ा है कोवलेंट बॉन्ड को इंसाफ के साथ बराबर तोड़ा है, दोनों एटम को ना जाएगा बराबर चल जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या बनता होता है भाई, यहाँ बनते होते हैं फ्री रेडिकल बनते होते हैं, क्योंकि आपने दोनों को दे दिया सेम इलेक्ट्रॉन, दोनों पे आगे फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, जब करते हैं हम क्लीवेज होमोलैटिक होते हैं, उस केस में क्या होते हैं, बॉन्ड इक्वली ब्रेक करता है और दोनों को मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे बनते हैं क्या, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, ये बनता है। लेकिन उसी की टाइप एक और है, वो क्या है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पर आपने ना बॉन्ड तोड़ना है ना इंसाफी के साथ, एक को दे देंगे दोनों, एक को देंगे कुछ भी नहीं, जिसको दे देंगे 2 उसके बाद देगा चार्ज नेगेटिव, और जिस पे कुछ भी देंगे उस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं बनते बल्कि आयन बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाएगा। किससे होता है, हेटेरोलाइटिक से होता है, जहां पर हमने ना इंसाफी की थी बॉन्ड के साथ, ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, तो ये तोड़ने से नहीं होता ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब आपस में एलिमेंट कंबाइन करते हैं उससे मॉलिक्यूल करते हैं, और एटम तो सिंपल से होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हमने जो करना है रिएक्शन रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन,
उसके लिए क्या होती है रिक्वायरमेंट, आपने इसके लिए एग्जाम्पल पढ़ी होगी, बड़ी फेमस है। वो क्या, कैलोरीन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है, याद करो, हम इस्तेमाल करते हैं लाइट को और यूवी लाइट को, क्यों, क्योंकि ना हमें ना फ्री रेडिकल बनाने के लिए चाहिए एनर्जी बहुत ज़्यादा, और वो कहाँ से मिलती है, हीट से मिलती है, और जो होती है यूएड होती है, इनके बाद होते हैं हाई एनर्जी के फोटोन होते हैं, हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है। इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, इसके होते हैं 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इनिशिएशन, जहाँ पर क्या होगा, हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके। स्टेप 2 क्या होता है, प्रोपगेशन, जहाँ पर बनते हैं फ्री रेडिकल, हमने पढ़ा था कोलेट के बारे में, वो अटैक करते हैं किसको, एल्केन को, है ना, और बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, राइट है। उसके बाद जब हमने खत्म करना स्टेप को, यहाँ पर करती है टर्मिनेशन, यानी खत्म करना, जो होते हैं रेडिकल आपस में ऐड करके बनाते हैं मॉलिक्यूल, जो 3 स्टेप इसके किसके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, बेंजीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम फिनॉल इन विच फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आगे बेंजीन के बारे में, चलो देखते हैं। पहले आप मुझे बताएं हम फिनॉल कहते हैं किसको है, मतलब लगा होगा बेंजीन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप। तो हमने पढ़ा था कि जब बेंजीन से लगा होता है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप तो हम इसे कहते हैं टोलुइन। फिनॉल हाँ अल्कोहल, जब लगता है बेंजीन के साथ OH अल्कोहल ग्रुप, हम इस केस में कहते हैं ये बन गया फिनॉल। वो यहाँ पूछ रहे आपने फिनॉल से दोबारा बनाना बेंजीन को, कैसे कर सकते हो, तो देखो ये हो सकता है किस केस में, रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या उसकी कर दें हम हाइड्रोजिनेशन, इस केस से बन जाएगा, तो इसका आंसर नो, क्योंकि आपने कर देंगे ना बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन तो हमारे पास फिनॉल, हमें बेंजीन नहीं मिलेगी, बल्कि हमें मिलता होता है एक ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड, पढ़ा ना हमने, एक होते हैं एरोमेटिक जिसमें होते हैं डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बेंजीन है, और एक होते हैं इसके ऑपोजिट एलिसाइक्लिक होते हैं। यहाँ पर अगर आप करेंगे ना हाइड्रोजनेशन, हम मिलेंगे एलिसाइक्लिक ना कि एरोमेटिक, तो ये तो नहीं है। अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विद अल्कली, तो जब फिनॉल मिलता है अल्कली से यानी NaOH से, तो ये सो बनाता है, साल्ट बनाता है, राइट है, ये भी ना होगा। रिडक्शन विद एसिड, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिनॉल खुद एक एसिड है, एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, आंसर क्या बनेगा इसका। फिर बी क्या, रिएक्शन विद जिंक, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो इस केस में क्या होगा, फिनॉल मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या OH ग्रुप लगा हुआ है, जो जिंक होगा ना वो कर देगा फिनॉल की रिडक्शन। कहते किसका है रिडक्शन को, आप ऐड कर दो हाइड्रोजन को या रिमूव कर दो ऑक्सीजन को, हम इससे कहेंगे ये होगी है रिडक्शन। तो इस केस में क्या हुआ है, जो जिंक है ना वो रिमूव करवा देगा ऑक्सीजन को और बना देगा क्या पास बेंजीन, राइट है। ये ना इस टाइम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो रही है बात सुनकर, ठीक है, तो हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, जिंक से करके रिएक्शन जो बना देगा कौन, बेंजीन देगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ जब हम करते हैं बेंजीन के सल्फोनेशन उस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ये एक नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल मैंने कुछ सारी ना आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ी बार आए हैं, मैंने आपको तैयारी करता हूँ ना आपके बोर्ड एग्जाम के भी, वहाँ मैंने क्वेश्चन अरेंज करके दिए थे। ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड में बड़ी बार आए हैं और वही क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके MTCAT में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड किए ही वो बोले हैं, आपके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाते हैं, आप उस सोल्व कर दो, अगर आपको आ जाए वहाँ से उसके मतलब क्वेश्चन आप वो सोल्व कर सको। बड़ा देखकर मैंने किए, सर्च करके किए, इसलिए ना हर एक क्वेश्चन को ना आपने बस अटेम्प्ट करना है, ध्यान सुनना है, उसके पॉइंट लेकर आपको बेनिफिट होगा, राइट है। इस केस में कौन होता है, बेंजीन की सल्फोनेशन में होते क्या हम देखते हैं। तो देखो जब हमने कहते हैं बेंजीन की सल्फोनेशन वो होती है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, जिससे बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो इस्तेमाल होता है ना इलेक्ट्रोफाइड वो होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। वो क्यों, क्योंकि देखो जो सल्फर है इसकी होती है 7 वैलेंसी होती है, राइट है। 6 ले लें कौन, ऑक्सीजन ले लेंगे, तो इसके बाद बच जाएगी एक खाली, राइट है। अब जो ऑक्सीजन है ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ना सल्फर के ऊपर एक मिलती है, वापस क्या मिलता है, सल्फर के ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, राइट है। और सल्फोन को ये हाईली इलेक्ट्रोफिल बनाते हैं कौन, जो इसके साथ जुड़े होते हैं 3 ऑक्सीजन ग्रुप, राइट है। अब कहते हैं किसको हम
इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक यानी मोहब्बत करने वाला, चाहत करने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये कौन है? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल है। और जो इस्तेमाल होता है किसमें? सल्फ्यूरिक बेंजीन की सल्फर राइट है, कौन है? सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। और मैंने ना लिख दिया नीचे दूसरे बी। अगर हम करते हैं बेंजीन की, नाइट्रोजन तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। हेलोजन में क्या होता है? क्लोराइड ब्रोमाइड होता है। सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड होगा। और जो होते हैं हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं अल्काइलेशन, अल्काइल ऐड करते हैं, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप यानी कीटोन को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बात होती है, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं हमारे पास, वो क्या? एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ फॉर्मेशन। पहले मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये है क्या? कौन सा ग्रुप है ये? ONe किससे मिलता है? किससे मिलता है? कीटोन से मिलता है। तो आप मुझे बताएं कीटोन बने किस तरह? अल्काइलेशन से कीटोन बनेगा? नहीं, वहाँ से बनता, वो तो ऐड करते हैं अल्काइलेशन में, हमने ऐड करते हैं अल्काइल ग्रुप को। नाइट्रेशन से बनते हैं बस नाइट्रोबेंजीन, ये भी नहीं होगा। हेलोजेशन से हमने भी पढ़ा हुआ है, इससे तो हमें कुछ और बनता है। एसिटोफिनोन एक कीटोन ग्रुप, वो बनता नहीं, वो किससे बनेगा? वो बनेगा एसाइलेशन से, एसाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ये क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, राइट है, जिसमें क्या होगा? नाम क्या है एस्टोफिनोन का? मिथाइल फिनाइल कीटोन, यानी कीटोन है और उसके मिथाइल फिनाइल कीटोन है, ठीक है जी। इसमें क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है, अटैच टू बेंजीन होता है। ये किससे बनता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बनता है, एसाइल ग्रुप ऐड करने से ही कीटोन बनती है हमारे पास, राइट है। और बाकी पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एडिशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन प्रूफ बेंजीन हैव। हमने बेंजीन जो होती है ना करते हैं क्लोरीन से, तो बेंजीन ना क्लोरीन की 3 मॉलिक्यूल होती है, वो ऐड हो जाते हैं। ये किस चीज़ का प्रूफ है? ये क्या सबूत देते हैं कि बेंजीन के पास ऐसा क्या मौजूद है? ये सबूत देते हैं बेंजीन के पास क्या है? 3 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होंगे तो क्लोरीन ऐड कर पाएगा ना, यहाँ पर ये पॉइंट आता है, ठीक है जी। शो करते हैं कौन? 3 डबल बॉन्ड। जो इसका होगा ना सिंगल बेस्ट आंसर, याद रखना, जो होता है ना एमडीकेट, वहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आपस में सेम बनते हैं, उसका सेम लगता है, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक जो बनता है सिंगल बेस्ट आंसर हमने देना होता है वो, यहाँ पर वो क्या बनेगा? ए बनता है। कि अगर हम बात करते हैं ऐड होता है कौन? 3 माइक्रोक्लोरीन के, तो वो बेस्ट देते हैं इस चीज़ का प्रूफ कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आयोपेक नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH इसका क्या बनेगा? आयोपेक नेम। ये डबल बॉन्ड है यानी 2 कार्बन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? इथेन बनता है, राइट है। और कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है और सारा क्लोराइड लग गया है, तो क्या बन जाएगा? बस क्लोरो इथीन बन जाएगा, राइट है ना। क्या बन जाएगा? बस क्लोरो इथीन बन जाएगा, राइट है। और सब कह लें 1 क्लोरो इथीन कह लें या कह लें क्लोरोथीन, दोनों सेम चीज़ है, राइट है। अब है ना 1 फिर नहीं लिखा हुआ, 1 कह लें ना कह लें कोई मसला बात नहीं होती। ये क्या बन जाएगा? क्लोरो इथीन बन जाएगा, इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अब ना बहुत समय तक क्या मिस्टेक करते हैं, उसका आंसर लगाते हैं विनाइल क्लोराइड। बात दुरुस्त है उनकी, ये फार्मूला विनाइल क्लोराइड का भी है, जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ पर? हमारे पास पीवीसी इंडस्ट्री, यहाँ इस्तेमाल होता है। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड, इसी को हम कहते हैं क्लोरोथीन को। लेकिन पॉइंट यहाँ पर देखो, उसने क्वेश्चन का पूछा है हमारे पास आयोपेक नेम, ना के कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, आयोपेक नेम क्या है? क्लोरोथीनों का। ये आपने ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ने क्या पूछा है उसके मुताबिक क्या बनेगा सिंगल बेस्ट आंसर। क्लियर है? चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विच आर फॉलोइंग रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन, यानी इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि अल्कीन अंडरगो करता है? अल्कीन को ना उससे पहचान जाता है, वो कौन सा होगा? अल्कीन होता क्या है? यहाँ पर कार्बन, कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको देगा मौका रिएक्शन करने का? वो जिसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन होता है? एल्कीन देता है। एक एग्जांपल है, क्योंकि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, राइट है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, जो होती है न्यूक्लियोफिलिक, ये कौन होता है? ये तो होते हैं अल्काइल होते हैं, जिसमें SN1 SN2 होते हैं, ये उनके होते हैं। कौन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें फ्री रेडिकल किसके हैं, अभी हमने पढ़ा है, एल्केन की बात होती है। अगर बात करें एलिमिनेशन, ये क्या होती है? असल में ना
एलिमिनेशन बेंजीन के रिएक्शन नहीं है, ये उसकी होती है प्रिपरेशन, जिसमें हम ना एलिमिनेशन से बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं और किसको, एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं, राइट है। यहाँ पर ये पॉइंट है समझ ले। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनरली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले सबसे एक्टिव फिर उससे कम फिर उससे कम। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिसके पास पाई बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही ना ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में होता है, डबल बॉन्ड अल्कीन में होता है। तो रिएक्टिव ज़्यादा कौन होगा, अल्कीन या अल्काइन, तो इसका आंसर है अल्कीन होगा। वो कैसे, क्योंकि देखो माना जो होता है अल्काइन, उसके पास 2 होते हैं पाई बॉन्ड, लेकिन ना वापस में क्लोज होते हैं, इतना वो एक्सपोज नहीं होते जितना कौन होते हैं, अल्कीन के होते हैं। इसलिए होता रिएक्टिव है ट्रिपल बॉन्ड, पर वो अल्कीन के मुकाबले में कम एक्टिव होता है। मैंने आपको बात की ना, अल्कीन क्या है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कहता है हर चीज़ में मुझे ही दिया जाए, क्या प्रेफरेंस दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होंगे, अल्कीन के रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अल्काइन उससे कम होगी, और सबसे कम किसकी होती है, अल्केन की होती है, क्योंकि इन बेचारों के पास होते ही नहीं है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे कम कौन है, अल्केन है, और उससे ज़्यादा अल्काइन, उससे ज़्यादा कौन है, अल्कीन होगी, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव, जब हम प्रोपीन होती है उसके करते हैं हाइड्रेशन, यानी उसमें ऐड करते हैं वाटर को, तो इस केस में कंपाउंड कौन सा बनता है, आओ देखते हैं। फार्मूला का प्रोपीन का 3 कार्बन होंगे, प्रोपीन है ना, और ईन है, यानी 2 कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें ऐड कर सल्फ्यूरिक एसिड को, ऐड करेंगे वाटर को, इस केस में जो बनता है कंपाउंड वो ये बनता है। यहाँ पर क्या होगा, बन जाएगा प्रोपानॉल बन जाएगा, राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ऐड हुआ वाटर यानी HOH, एक होगा प्रोटॉन एक होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन किसको मिलेगा, और जो ग्रुप हाइड्रोक्सिल वो किसको मिलेगा, ये फॉलो करता है अल्कीन की हाइड्रोजन यानी एडिशन ऑफ वाटर, ये फॉलो करता है मार्कोनी रूल को। ये कौन सा आता है, याद करो, रिच गेट रिचर्स, जिसके पास पहले ही मौजूद है क्या, हाइड्रोजन, उसी में ऐड होकर जाकर दोबारा से क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा फार्मूला। तो वो कौन सा होता है, अगर हम देखें इन 3 कार्बन में, तो जो कार्बन नंबर 1 है ना, इसके पास पहले ही से ही ज़्यादा मौजूद है कौन, हाइड्रोजन है, और दोबारा भी अब यहीं पर आके ऐड होगा कौन, हाइड्रोजन है, और जो होगा हाइड्रोक्साइड होगा वो चलेगा दूसरे कार्बन पे, किस तरह, रिच गेट रिचर मार्कोनी रूल से, राइट है। यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल से, ठीक है। हमारे पास मुकम्मल हो गए केमिस्ट्री के MCQs भी, मुझे यकीन है आपको उसको ना सुन के मजा आएगा, राइट है। उसके बाद अब शुरू करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के MCQs को। ये ना बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे। फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है, ये ना टाइम कंज्यूम करता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, जबकि बायोलॉजी ना थोड़ी इस तरीके से होती है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होंगे, और देखते हैं कौन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, तो देखो क्या वो प्रोड्यूस करते हैं स्टिमुलेटर, नहीं, इनका काम तो होता है स्टिमुलस को महसूस करना, ये असल में ना रिसेप्टर्स का एक और नाम दिया हुआ स्टिमुलेटर, थर्मो रिसेप्टर्स उसी की टाइप है, नोकिसेप्टर्स, ये भी एक क्या रिसेप्टर्स है, किसका काम है, जो रिस्पॉन्स मिला है उसको ना प्रोड्यूस करना, अच्छा जो रिस्पॉन्स है ना उसको प्रोड्यूस करना, एग्जीक्यूट करना जो रिस्पॉन्स मिला है, ये काम होता है अफेक्टर्स का, राइट है। इसका काम होता है, अफेक्टर काम होता है जो स्टिमुलस मिला है, रिस्पॉन्स मिला है उसको प्रोड्यूस करना, उस पर एक्शन देना, अफेक्टर्स का जो 2 टाइप के हो सकते हैं, कोई मसल होगा या कोई ग्लैंड होगा, ठीक है। मसल के करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ग्लैंड करते हैं, रिलीज करते हैं हार्मोन को, राइट है। यहाँ पर ये सिंपल पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, टच रिसेप्टर्स आर, इनमें से कौन से हैं टच के रिसेप्टर्स, तो अगर हम बात करें ना पेसिनिस कार्पसल्स, ये है तो टच की है, प्रेशर के ये हमारे पास हैं महसूस करने के प्रेशर के, लेकिन ये होता है डीप किस्म के साथ, स्किन में ना डीप अंदर जाके होंगे, ताकि ना डीप किस्म की जो फोर्स होना उसे महसूस कर सकें। अगर हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री सेप्टर्स के, तो ये क्या होते हैं, इसका काम होता है स्मेल को महसूस करना, जो किस में होंगे, नॉइज़ में होंगे ना बेसिकली, और जो होते हैं नोकिसेप्टर्स, इनका काम होता है शदीद किस्म के दर्द को बर्दाश्त करना, कहीं डैमेज होगा टिश्यू, जो कहीं पर हो गया हमारे पास टिश्यू है वो डैमेज हो जाए या फिर पेन हो, उसको महसूस करने से काम होता है नोकिसेप्टर्स का, जो होंगे हमारे पास टच को, यानी एक माइल्ड किस्म की फोर्स को, हल्की सी फोर्स को महसूस करने से काम होगा मेसिनिस कार्पसल्स का। इसका ना याद रखने का तरीका सिंपल से है, माइल्ड
सब प्रेशर वो कौन होगा, माइल्ड एम, और एम से होगा मेजनस कार्पसल्स, ठीक है। ये किसके होते हैं, हल्के से सांस को टच होता है ना, हल्का सा होता है। और जो पेसिनिस है ये क्या होते हैं, हाई किस्म की फोर्स के लिए फाइंड करने महसूस करने के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सिंगल बेस्ट आंसर मेजनस कार्पसल बनेगा। दोनों ही महसूस करते हैं फोर्स को, लेकिन जो पेसिनिस है ये महसूस करते हैं डीप किस्म की फोर्स को, और जो मेजनस कार्पसल्स हैं ये महसूस करते हैं माइल्ड किस्म की फोर्स को, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट बड्स ऑन द टंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो जुबान पर टेस्ट बड होते हैं ना, जिनका काम होता है जायका महसूस करना, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये स्टिमुलस होते हैं, वो कौन सा होता है, ये होता है, कौन सा होता है, ये महसूस करते प्रेशर को, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। क्या ये लाइट महसूस करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। वो काम तो होता है इटिना का होता है, राइट है। क्या ये थर्मोसेप्टर से, ये काम भी नहीं है, इनका काम होता है केमिकल्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। किसका, टेस्ट बड्स का, राइट है। इसकी एग्जाम्पल ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट रिसेप्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। दोबारा क्या है, ये जो कह रहे हैं जो होते हैं टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, वो कौन सा, किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके होंगे हमारे पास, कीमो रिसेप्टर्स के, जिन्हें काम होता है जो केमिकल्स होते हैं उनको सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, ये क्वेश्चन किसका है, यूजीसी 24 का है, जबकि क्वेश्चन किसका है, एमटीके 2018 का है। मतलब वही क्वेश्चन था, चेंज किया उसके वर्डिंग और ऐड कर दिया। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे रखे हैं आपको शो करने के लिए, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे मौजूद थे, सेम क्वेश्चन को ना अलग अलग साल में पूछा हुआ था अलग तरीके से, मैंने रिमूव कर दिए ताकि ना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैश इज कंसिडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो होता है चीफ स्ट्रक्चरल भी फंक्शनल भी, वो कौन होता है, सेल होगा, ये तो बॉडी का होता है, एक जनरल होता है। अगर बात करें नेफ्रॉन, ये तो होती किडनी की होती है। अगर बात करें नर्व तो ये तो एक मुकम्मल स्ट्रक्चर होता है, सेल नहीं होता। ये एग्जांपल किसकी है, न्यूरॉन इसकी एग्जांपल है। यानी अगर हम बात करें सिंगल बेस्ट आंसर की तो क्या बनेगा, न्यूरॉन बनेगा। असल में न्यूरॉन भी एक सेल ही है, लेकिन बात क्या हो रही है, किसके लिहाज से, नर्वस सिस्टम के लिहाज से। तो क्या बनेगा, सिंगल बेस्ट आंसर न्यूरॉन बनेगा। नर्व क्या होता है, इन्हीं न्यूरॉन के ना बंडल को नर्व कहते हैं। पर यहाँ बात हो रही है कि जो चीफ होगा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, वो कौन होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये इसकी डिफाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, यानी वो कौन स्ट्रक्चर है जो कि सब न्यूरॉन में कॉमन पाता है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो देखो, अगर आप बात करें नोड ऑफ रेनवीर की, या माइलिन शीथ की, या श्वान सेल की, ये तीनों पाए जाते हैं किस में, वो होती हैं जो न्यूरॉन्स माइलिन एडिट होती हैं। ऐसी न्यूरॉन्स भी होती हैं जो कि सीएन से पाई जाती हैं, उनमें माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होंगे। क्या बनेगा, अ सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस, यानी ब्रेन, ये तो मेन चीज़ है, ये सब में पाया जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा, विच इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन, वो क्या होगा, अ सेल बॉडी, ठीक है, जिसमें क्या काम होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, राइट है। और उसके बाद न्यूरॉन्स आर सेल adaptive for the rapid transmission of electric impulses, ठीक है। To do this they have long thin processes called, न्यूरॉन्स वो सेल होते हैं जिनका काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ना ट्रांसमिट करना, जिनका काम होता है। अब इसके लिए इनके पास क्या चीज़ होती है, ताकि जो इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट कर सकें, और वो लॉन्ग से होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं। देखो अगर हम बात करें न्यूरॉन के बारे में ना, तो उसके ना दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चर जो कि सेल बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, जिनका काम होता है इम्पल्स को न्यूरॉन के जो सेल बॉडी है उस तरफ लेके आना। और जो इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं वो किसका काम होता है, एक्सोन का काम होता है, और वो लॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो क्या इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए बनेगा, एक्सोन है, ठीक है। और डेंड्राइट क्या होता है, इस ये तो होते हैं इम्पल्स को टूवर्ड लेके आते हैं, सेल बॉडी टूवर्ड न्यूरॉन कह लो आप। और माइलिन शीथ आ गया, श्वान सेल आ गया, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देयर इज़ नो क्लियर डिफरेंस है, बिल्कुल। देखो ना, अगर बात करते हैं माइलिन शीथ, ये क्या होती है, वही फैटी इंसुलेटिंग लेयर होती है, जिसको जो कि एक्सोन के अराउंड जो होती है, ताकि जो कंडक्शन है इम्पल्स के उसको स्पीड अप कर सके, ठीक है। और श्वान सेल क्या होते हैं, ये वो होते हैं सेल जिनका काम होता है
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक होता है ना सिस्टम, दो होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें जो अपन होती है वो माइलीनेटेड नहीं होती है, जो इसके होता है बाहर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि जाल मशहूर होता है पूरी बॉडी में, जो होता है जाल न्यूरॉन का उसमें मशहूर होता है। इसमें होती हैं न्यूरॉन्स, वो होती हैं माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर प्रोड्यूस करना माइलिन शीट को जिसका काम है ना, उसका नाम होता है श्वान सेल्स, राइट है। तो क्लियर हो गया। अब हम इसको ना याद रखने का सिंपल से है, वो क्या, एक्सॉन ए यानी अवे, जिसका काम होता है अम्पल्स को अवे लेके जाना है, किससे, न्यूरॉन से, राइट है। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन इन सेंसरी न्यूरॉन। जो होती है ना सेंसरी न्यूरॉन, उसके ना डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों देखने में सेम होती है, इनमें कोई क्लियर डिफरेंस नहीं होता। हम इसमें फ़र्क किस चीज़ से कर पाएंगे, ये फ़र्क कर पाते हैं इनकी एंडिंग से, इनके काम के लिहाज से। जो होते हैं डेंड्राइट, उसका काम क्या होता है, अम्पल्स को लेके आना उस तरफ। तो इनके पास क्या होते हैं, जो टर्मिनल होता है इनका डेंड्राइट का, वो होती है उनके पास सेंसरी एंडिंग होती है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आ सके बॉडी तरफ, राइट है। और जो एक्सॉन होंगे उसके टर्मिनल बने होते हैं, टर्मिनल उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं, इनमें होते हैं साइनेप्टिक नोड होते हैं, ताकि वो जो अम्पल्स है ना उसको रिलीज कर सकें, ठीक है, टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एज एंड ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है। तो फ़र्क कैसे कर सकते हैं हम, इनके टर्मिनल पोर्शन से। थिकनेस लेंथ जो होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, वो देखने में सेम ही होती है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से जो होता है फंक्शन डेंड्राइट का, जो होता है फंक्शन किसका, एक्सॉन का, वो अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, उस लिहाज से इनमें फ़र्क कर सकते हैं, राइट है। और उसके बाद द टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज नर्व अम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वो कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं जिससे काम होता है नर्व अम्पल्स को, जो स्टिमुलस मिलती है उसको ब्रेन की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके ना, वो कौन होती हैं, तो वो क्या होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन होती हैं। और जो इनसे दूर लेके आती हैं वो होती है मोटर न्यूरॉन, और जो इनकी तरफ पे आती है सीएनएस में, आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, जोन सी होती है न्यूरॉन, उन्हें हम कहते हैं एसोसिएट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, या फिर एक और नाम है इसका इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इससे काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इन्फॉर्मेशन को लेके आने से काम होता है सेंसरी का होता है। और जो मिली इम्पल्स उसको एग्जीक्यूट करवाना, वो से काम होता है मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं उसको इन्फॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द सीएनएस, राइट है। ये इसका आंसर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन होती हैं, जो क्या करती हैं, टूवर्ड लेके आती हैं सेंसरी सीएनएस तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मोटर न्यूरॉन क्या काम होता है, मोटर न्यूरॉन का अभी हमने पढ़ा। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है टूवर्ड सीएनएस, जो काम होता है मोटर न्यूरॉन का अवे फ्रॉम सीएनएस टूवर्ड द अफेक्टेड, से काम होता है एग्जीक्यूट करना इम्पल्स को, राइट है। कहाँ से होगा, कैरीज इम्पल्स फ्रॉम अफेक्टेड टू सीएनएस, नहीं ये तो ऑपोजिट है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, नहीं ये तो काम सेंसरी क्या है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल, हाँ ये बात उसने कही है। मसल क्या है, एक अफेक्टर है, ठीक है, तो जो लेके आते उस तरफ, ये कौन होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। आंसर क्या इसका सी बनेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस आर क्या होती हैं, जो हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो मिलती हैं वो किस टाइप की होती हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, या फिर पोलर। देखो मतलब क्या इसका, यूनिपोलर का मतलब होता है ऐसी न्यूरॉन्स जहाँ से ना जो स्ट्रक्चर निकले हो सिर्फ एक ही निकल रहा हो, उसमें कहते हैं यूनिपोलर कहते हैं। तो जो होते हैं ये स्ट्रक्चर, ये होते हैं खास तौर पर किसमें, इन्वर्टिब्रेट में, ह्यूमन में कम नहीं, ह्यूमन में ना रेयर होते नहीं पाते, राइट है। अगर हम बात करें बाइपोलर, यानी दो पोल्स, दो स्ट्रक्चर, एक होगा डेंड्राइट लेके आने वाला इंफॉर्मेशन, एक होगा एक्सॉन लेके जाने वाला इम्पल्स, ठीक है, ये होते हैं बाइपोलर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आते हैं, आई के टीना हो गया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया, और इनर एयर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पाते हैं कौन, बाइपोलर। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सीएनएस में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में जो पाई जाती हैं न्यूरॉन, वो किस टाइप की होती हैं, वो होती हैं मल्टीपोलर, जिसमें डेंड्राइट बहुत सारे होंगे और एक एक्सोनिकल होता है, लेकिन इसमें होते हैं सीएनएस में और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्सीडो यूनिपोलर क्या होते हैं, यहाँ पर ना देखने में होते हैं, लेकिन इनके पास टू होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर जो आपस में फ्यूज होते हैं स्टार्ट में, ठीक है। और ये पाए जाते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ सेंसरी इन पीएनएस, ठीक है, ये इसमें पाई जाती हैं।
कौन, पसीडो यूनिपोलर। लेकिन हमारा क्वेश्चन किसका है, सीनेसस का। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, वो होंगे मल्टीपोलर। यानी यहाँ पर क्या मतलब है, एक क्वेश्चन से उस टॉपिक से मतलब जो पॉइंट बनते हैं क्लियर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन से वहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर इस वाली एक्सप्रेशन को जो मैंने आपके लिखी है ध्यान से पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप होता है ये, मेसोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या फिर क्रोमोसोम। तो देखो हम कहते किसको हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये ना जो होती है न्यूरॉन, उसकी सेल बॉडी है, सोमा भी कहते हैं। उसमें ना RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका ना ग्रुप होता है और उसमें जुड़े होते हैं कौन, राइबोसोम्स होते हैं, जो ना ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, क्योंकि क्या है, राइबोसोम्स है, क्योंकि ये प्रोटीन होती है मेन, जो कहाँ इस्तेमाल होती है, न्यूट्रांसफर बनाने के लिए और मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए, एक्सोन की मेंटेनेंस के लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसको नाम किसने दिया था, एक था जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट, वो कौन था, फ्रांस नीजल्स। इसके नेम पे इनको नाम दिया था, डिस्कवर ने किया था ना इसको, ठीक है। अगर हम बात करें क्या होते हैं मेसोसोम्स, ये तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जिनमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और क्रोमोसोम क्या है, जिसके बाद DNA होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा चार्ली वाला C बनेगा, कौन, राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, बनाना प्रोटीन, जो कि चाहिए होता है न्यूरॉन के लिए, मेमोरी मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर। और साथ ही साथ जो उसके होते हैं क्या फंक्शन का हमने, एक्सोन को मेंटेन करने के लिए, जिसे नंबर्स को ना आगे अवे भेजना होता है, किसने, एक्सोन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएट विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपिटस इन द सेल बॉडी ऑफ ह्यूमन। इसका ये उसकी मुकम्मल डिफाइन आ गई, जहाँ पर उसने जाके बुक की लाइन बोल दी। देखा ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं MDCAT में होते हैं, सीधी सीधी बुक की लाइन मुकम्मल डिफाइन पूछ होते हैं। ये क्या, अभी हम पढ़ के हटे हैं, हम कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिट एंड एक्शन पोटेंशियल मोस्ट रैपिडली। इनमें से कौन है जो कि ना नीचे दिए हुए हैं, किसके, एक्सोन दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सोन का साइज दिया है, विच एक्सोन है ना, दिया हुआ क्या, साइज दिया एक्सोन का। तो आप बताएं इनमें से कौन सा एक्सोन है वो जो उसको आएगा एक्शन पोटेंशियल, उसको वो ट्रांसमिट करेगा रैपिडली। तो देखो इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, हम देखेंगे यहाँ पर ना दो किस्म के रोड है, एक आर्म रोड है, एक हाईवे रोड है। आर्म रोड जो है पतला सा है, हाईवे रोड क्या होता है, चौड़ा सा होता है और वो साफ भी होता है। इस केस में क्या होगा, जितना हम बात करते हैं न्यूरॉन में ना, अगर वहाँ पर लगी हुई है जो होती है शीट माइलिन की, इस केस में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है और जितनी उसका डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 मीटर टू डायमीटर, ये बनेगा डायमीटर 2 मीटर का होगा। और कौन से वाला, जिसमें माइलिन होगी या माइलिन के बगैर होगी। तो हमने पढ़ा जहाँ पर होती है में माइलिन शीट, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। इसका आंसर क्या बनेगा, एक तो डायमीटर हाई होगा और नंबर 2 पर उसमें अवेलेबल होना चाहिए किसको, माइलिन को। इसका आंसर क्या बनेगा, D बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो होगी माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है जब यहाँ पर होती है ना माइलिन शीट, तो जो होती है नर अम्पल्स वो मूव करती है साल्टेटिव मोशन, से हम कहते हैं ना जंप, एक नोट से दूसरे नोट पर जंप लगाती है, इसमें उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और जितना होगा एक्सोन का डायमीटर हाई होगा उतना ही कम लगेगी उसको रेजिस्टेंस फ्लो करने के लिए अम्पल्स को, उतनी होगी फास्टर कंडक्शन होगी, राइट है। यहाँ पर ये पॉइंट था और इसके मुताबिक ये पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन माइग्रेटेड फाइबर्स नर अम्पल्स ट्रैवल एट डैश मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बुक का ना एक क्वेश्चन है, मतलब लाइन लिखी हुई है कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, तो वहाँ जो होती है न्यूरॉन्स जो कहती है माइग्रेटेड, यहाँ पर जो मूव करेगी अम्पल्स, उसकी स्पीड क्या होती है 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये बुक के ना एक सीधी लाइन है, 120 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड, इतनी स्पीड से मूव कर रहा होता है। वो क्यों, क्योंकि हमने भी पढ़ा जहाँ पर होती है न्यूरॉन माइग्रेटेड, वहाँ पर क्या होती है अम्पल्स की मोशन होती है, साल्टेटिव कंडक्शन होती है, यानी एक नोट से दूसरे नोट पर जंप लगाती होती है, कौन, अम्पल्स की बात हो रही है, नोट्स ऑफ रैनवीर टू नेक्स्ट नोट्स ऑफ रैनवीर, ठीक है। जिसे क्या होती है उसकी स्पीड बढ़ कितनी होती है 120 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें वो न्यूरॉन जो कि माइग्रेटेड नहीं है, तो यहाँ पर जो होगी कंडक्शन अम्पल्स की, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड तो तकरीबन 0.5 से लेकर 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम होती है उसकी एज कम्पेयर टू माइग्रेटेड न्यूरॉन के मुकाबले में, ठीक है। किसमें, अनमाइग्रेटेड फाइबर्स में स्पीड कितनी कम है, यानी फ़र्क कितना है, तकरीबन कह सकते हैं फ़र्क है 100 टाइम्स का फ़र्क है दोनों में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस विल बी फॉलोड व्हेन अम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन सेक्टर टू अ फैक्टर। सीक्वेंस क्या होगी जब अम्पल्स ने मूव करना है इस सेक्टर से लेकर अ फैक्टर तक, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है, हमने पढ़ा था जो महसूस कर स्टिमुलस को वो कौन होते हैं, होते तो वो सेक्टर्स हैं, पर न्यूरॉन कौन सी होती है, सेंसरी न्यूरॉन होती है। फिर वो लेके आती है अम्पल्स को कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। वहाँ पर क्या होता है, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएट न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी होगी, इंटर न्यूरॉन आ जाएगी। उसके बाद जो जाएगी हमारे पास सीएनएस से अम्पल्स जाएगी कहाँ पर, इफेक्टर की तरफ, जिसने अम्पल्स को एग्जीक्यूट करना है, काम करवाना है। वो कौन सी न्यूरॉन, वो होती है मोटर न्यूरॉन। क्या बनेगा, सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन। इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। इसे सीक्वेंस यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी हुई है ना वो वाली, कि जब बॉडी टच करती है किसको, किसी हीट सब्सटेंस को, ठीक है। वहां पर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, फिर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स बात यहाँ पर अफेक्ट की तरफ तक के बाजू पीछे खींच ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन एंडिंग ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट एंडिंग ऑफ एन अदर न्यूरॉन। क्या होता है ये जंक्शन, क्या होगा, साइनेप्स होगा, निजल बॉडी होगा, न्यूरोग्लाई होगा, या फिर माइलिन शीथ होगा, क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं ना, एक न्यूरॉन की एक्सोन दूसरे की डेंड्राइट, इनके दरमियान जो होता है जंक्शन, उसको कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। और इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि होगा एक्सोन टर्मिनल होगा, एक होगा सिनेप्टिक लिफ्ट होगा जो होता है दरमियान में टाइनी सी जगह होती खाली होती है दोनों न्यूरॉन के दरमियान, उसे कहते हैं सिनेप्टिक लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा जो कि डेंड्राइट की एंडिंग होगी, ये होता है साइनस होता है। अगर हम बात करें निजल बॉडी की तो ये क्या होते हैं, हमने बताया इनके बारे में, ये कहते हैं राइबोसोम्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना। कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं। और न्यूरोग्लाई क्या होते हैं, ये तो इनके होते हैं स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, ना कोई जंक्शन होता है। माइलिन शीथ क्या है, ये तो एक्सोन के ऊपर एक होती है, ले होती है इंसर्टिंग सेल, काम क्या होता है अम्पल्स के स्पीड को बढ़ा देना, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, साइनेप्स। वो कौन सा होगा, अल्फा वाला ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है for the impulse to transfer from pre-synaptic to post-synaptic neuron the substance is required। क्या चाहिए होगा, अभी हमें पढ़े ना साइनेप्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होगा जिसकी एक्सोन एंडिंग होती है उसका हमने कहा था प्री सिनेप्टिक लिफ्ट होगा, न्यूरॉन होगा। दूसरी क्या होती है, पोस्ट होती है। इनके दरमियान सब्सटेंस कौन सा होता है ताकि अम्पल्स ट्रांसफर कर सके, सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। तो देखो जब बात करते हैं ना कि हमने अम्पल्स को एक न्यूरॉन की एंडिंग से, जो कि एक्सोन एंडिंग, वहाँ से लेकर दूसरे न्यूरॉन की जो होती है डेंड्राइट होते हैं वहाँ पर लेकर एंडिंग पर, जिसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। अब ये कैसे रिलीज होता है, इसके लिए क्या होगा, जब आएगा एक्शन प्रेशर कहाँ पर आएगा, एक्सोन टर्मिनल पर आएगा, जिसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड होते हैं कैल्शियम के चैनल होते हैं, वो ओपन रहते हैं, जिससे क्या होता है कैल्शियम रिलीज होता है, किसमें, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में रिलीज होता है। अब ये कैल्शियम होते हैं, इसका काम होता है ट्रिगर करना कि बने कौन, सिनेप्टिक वेसिकल बने, जिसमें क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। फिर ये कौन होगी, ये वेसिकल होंगे, जाकर फ्यूज करेंगी, किससे करेंगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वहाँ पर फ्यूज करेंगी, जिससे क्या होगा, जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो रिलीज हो जाएगा किसमें, क्लिफ्ट में, जो हमने कहा था ना खाली जगह होती है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन होगा जाके बाइंड कर जाएगा सेक्टर्स पर, जो हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इससे क्या होगा, ये जनरेट कर देगा नई अम्पल्स दूसरी न्यूरॉन में। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ कैल्शियम आयन के निकलने से, क्योंकि कैल्शियम आयन ने करवाया था ट्रिगर किसको, ताकि बने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कौन बने, न्यूरोट्रांसमीटर बने, उसके जो वेसिकल हो जाके फ्यूज करें उसके मेम्ब्रेन से। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा डेल्टा वाला डी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GABA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गाबा किसकी एग्जाम्पल है, क्या कोई एंजाइम है, या फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर एक्सिटेरी न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर कोई हार्मोन है, किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले यहाँ से पूछता हूँ मतलब गाबा का, इसका मतलब है जी गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, इसका पूरा नाम है। ये ना बेसिकली क्या होता है, एक होता है मेनली तौर पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, किसका, सीएनएस का। किस तरह, GABA करता कैसे है इनहिबिशन, तो देखो जब ना GABA बाइंड करता है ना पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ, तो क्या करता है वहाँ पर ओपन करता है किसको, कैलोराइड चैनल्स को, क्योंकि क्या है ये एक है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज करेगा एक न्यूरॉन की कौन सी एंडिंग से, एक्सोन की एंडिंग से, और जाके अटैच करेगा किस पर, दूसरी न्यूरॉन की कौन सी एंडिंग पे,
जो होगी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर होगा वहाँ पर जाकर अटैच करेगा, ठीक है। और वहाँ पर करता क्या है, जो होते हैं CL नेगेटिव यानी कलर जो चले होते हैं उन्हें ओपन करता है, जिससे क्या कलर होंगे ना उस न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे, मतलब बनने लग पड़ेंगे। और इससे क्या होगा, वो न्यूरॉन होती है मोर नेगेटिव होती है, क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। इस केस में उस न्यूरॉन के लिए ना जो मिलेगा उसको नया एक्शन पोटेंशियल होगा उसको फायर करने के लिए, ताकि वो जो पोटेंशियल हो उसको दूसरे न्यूरॉन को, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और इससे क्या आता है, इनहिबिशन रहती है, यानी जो अंपल्स में होती है वो रुक जाती है। किससे होती है, GABA से होती है। तभी हम इसे कहते हैं क्या, काम डाउन केमिकल कहते हैं। इससे काम होता है किसको, जो होती है न्यूरॉन की ना एग्जिटेबिलिटी, उसको कम करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये है क्या, एक हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इससे काम होता है अंपल्स को रोक देना, किसका, GABA का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछता है व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर प्रोवोकिंग अम्पल्स इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या फेट होगी, उसकी किस्मत क्या होगी, किसके, न्यूरोट्रांसमीटर की। हमने क्या पढ़ा था कि जो होता है एक न्यूरॉन होती है, दूसरे न्यूरॉन में ना अम्पल्स को जनरेट करने के लिए रिलीज करती है, क्या, न्यूरोट्रांसमीटर करती है, ताकि हो सके अम्पल्स। अब जब जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर होगा इसने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, बाद में क्या करेंगे इस साथ, क्या इसे ऑप्शन ने स्टे इन सिनेप्टिक लिफ्ट उसमें ही रहेगा, या फिर रिसाइकिल कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी, या फिर उससे एक एंजाइम से डिग्रेड कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी टेकन अप बाय पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो थी पोस्ट मेम्ब्रेन जहाँ पे अटैच हुआ था वो इसको अपने अंदर ले लेगा। क्या होता है इसका आंसर, तो देखो होता क्या है, जब भी कोई वो जाके बाइंड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, अपने दे दिया उसने एक्शन पोटेंशियल, तो इस केस में उससे उसी टाइम रिमूव करना ज़रूरी है। अगर वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे ना तो अम्पल्स मिलती रहेगी, जो एक खतरनाक होती है। किस तरह करते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। पहला काम ये होगा, किसी एंजाइम से ना उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था एक होता है एसिटिलकोलाइन, ठीक है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इससे खत्म करने के लिए जो होता है इस्तेमाल एंजाइम, वो करता है एसिटिलकोलाइन एस्टीरेज, ठीक है, इसे डिग्रेड करते हैं। प्राइमरी काम क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं है एंजाइम वाला, फिर क्या होगा, रीअपटेक, इसे रिलीज किसने किया था, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ने किया था, वो सब आपस अपटेक कर लेगी। अगर एंजाइम डिग्रेड नहीं करता क्योंकि इसे खत्म करना है वहाँ से, अगर अपटेक भी नहीं कर सके उस केस में क्या करेंगे, उसे ना डिफिशन के जरिए वहाँ क्लिप से वो जो था ना टाइम जंक्शन था वहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि दूसरी न्यूरॉन को ये अम्पल्स देता रहे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, क्या अवेलेबल है एंजाइम का, जी हाँ अवेलेबल है। कौन से वाला होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, डिग्रेड बाय एंजाइम। प्राइमरी काम ये होता है उस ट्रांसमीटर को हम डिग्रेड कर दें, किससे, एंजाइम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है दिस साइज ऑफ सिनेप्टिक लिफ्ट इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। हमने कहा था साइनेप्स क्या होती है, 2 न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन होता है, उसमें कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। शायद उसने कुछ है, जब हम कहते हैं जंक्शन कौन सा इलेक्ट्रिकल है, इस केस में जो एकदम फासला होगा, गैप होगा, उसका साइज क्या होगा। तो देखो यानी बात की हमने इलेक्ट्रिकल की है, इस केस में जो होता है ना अम्पल्स होती है, ये किससे होती है, आयन से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होती, वो होती है केमिकल, किसमें, साइनस में से लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। ये कौन सा, इलेक्ट्रिकल है। अब चूंकि होनी आयन से है इसलिए ना इनके दरमियान साइज को बहुत कम करना पड़ेगा, और ये होती भी स्पीड से है। साइज क्या होगा इसका, तकरीबन 200 मीटर होगा। अगर बात करते हैं किसकी, केमिकल वाले की, वहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल अम्पल्स जनरेट करने के लिए, तो उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, तकरीबन कितना होता है, 20 से 40 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल है। साइज क्या होगा इसका, 2 नैनोमीटर होगा, राइट है। और मैंने जो कुछ लिख दी हैं जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर पॉइंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कौन सा, 2 है, केमिकल कितनी होगी, 20 से 40 हो सकती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिख दिया हुआ है, और एक्शन, ये होते हैं पॉइंट बॉक्स से पूछ रहा था, देखा क्वेश्चन पूछा उसने ऊपर ये वाला, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं आपके जूनियर क्वांटिटीज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछता है मेडुला ऑब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो देखो जो होता है हमारा ब्रेन, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना किसकी, मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो ये होता है पार्ट किसका, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है हमारे ना बॉडी के वाइटल, ज़रूरी, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं फंक्शन से कंट्रोल करना। जैसे क्या होगा, ब्रीथिंग, सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हम नहीं कहते सांस आए सांस जाए, ये अपने आप हो रही होती है, कौन करता है, ये कंट्रोल करता है।
हार्ट की बीट को कंट्रोल करना, ये कौन करता है? ये करता है। और साथ में क्या करता है? ब्लड के प्रेशर कंट्रोल करना, स्वेलिंग कंट्रोल करना। मतलब आपने खाना खाया, वो तो मुंह तक था, उसके बाद जो मुंह से लेकर नीचे तक गया मैदे में, तो यहाँ पर स्वेलिंग हुई, कंट्रोल किसने की? इसने की। कितना वाइटल काम है और कंट्रोल ये करता है, ठीक है। कौन? मीडियोलम ऑब्लिगेटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हाइंडब्रेन बनेगा, ये इसका पार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? ये मेनली क्या होता है? जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कौन? हिप्पोकैम्पस। आपने कुछ याद किया, वो था शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसको कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन इस्तेमाल होता है? हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है। बाकी तो ब्रेन के दो पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर सेंस ऑफ बैलेंस। यानी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि ना कंट्रोल करता है किसको? बैलेंस रखना बॉडी में, आपस में करवाना इनकी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो किसका काम होता है? अमाइगडाला का, सेरिबेलम का, हिप्पोकैम्पस का, फिर मेडुला ऑब्लिगेटा का। तो देखो ये किसका काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है। क्यों? इसके एक और नाम है, वो क्या? लिटिल ब्रेन। क्योंकि इसका मेन काम होता है ये बैलेंस रखता है किस में? बॉडी के दौरान कोई साइड गियर नहीं होती है, आपस बैलेंस रहती है। और जो होते हैं स्केलेटल मसल, उसमें ना करता है कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा जब रनिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल होते हैं, उस पर आपस में होती है ना, कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन। इससे काम होता है सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है। और पोस्चर को मेंटेन करना, ये मैंने किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। अगर हम बात करें अमाइगडाला के बारे में, तो इससे काम क्या होता है? कंट्रोल करना किसको? इमोशन कंट्रोल करना। वो एक होता है ना, कभी खुशी कभी गम, ये कौन करता है? अमाइगडाला करता है। इससे देख लें, ग्लैड, खुशी, इसका काम होगा, राइट है। हिप्पोकैम्पस अगेन वही, ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी फंक्शन में। कौन? हिप्पोकैम्पस, राइट है। और मेडुला ऑब्लिगेटा अभी हमने पढ़ा, इसका काम होता है वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करना। हार्ट बीट हो गया, इसे कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिगेटा। इसी तरीका भी है किसका? मेडुला ऑब्लिगेटा का, कि आप ये कह सकते हैं हाइंड ब्रेन हैज़ अ हार्ट हेल्पर। किसमें होता है? ये हाइंड ब्रेन में होता है ना, उसके पास क्या होता है? हार्ट को हेल्प करने वाला कौन होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ठीक है। ये इसका पॉइंट था। इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन। कौन से काम होता है? बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन करना बॉडी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट, फेयर और रेस्ट। तो वही आएगा ना, हमें पता था कभी खुशी कभी गम, ग्लैड, कौन? अमाइगडाला, राइट है। इसका क्या बनेगा आंसर? अमाइगडाला। बाकी हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला, और सेरिबेलम क्या होता है? करना से कम, कोऑर्डिनेशन से काम होता है। और हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तो या मैंने लिखा हुआ इसके बारे में, इससे काम होता है कंट्रोल करना होम्योस्टेसिस को, यानी बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को, ये कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, राइट है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा हमारे पास अमाइगडाला, ग्लैड वाला, ठीक है। इसका आंसर बी बनेगा, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। होता क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनोमिक, यानी ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री जो है कंट्रोल में नहीं होता, ये होता है वो कंट्रोल करता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उन फंक्शन को जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब यहाँ पे पूछा है, मेन चीज़ है नोट, उसका पार्ट नहीं है। याद स्टेटमेंट में वो देख रहा है, अक्सर इस्तेमाल करते हैं नोट के बारे में, तो आपने देखना है वो पूछ रहा है उसका पार्ट नहीं है, राइट है। रेगुलर करना रिस्पॉन्स ऑफ वेस्ट सीरियल ऑर्गन करना, ये तो इनवॉलेंट्री होता है, तो इसका पार्ट ही है। रिस्पॉन्स ऑफ ग्लैंड जब यूनिट होता है इनवॉलेंट्री, जब इसका पार्ट है। रिस्पॉन्स ऑफ स्मूथ मसल जैसे स्टमक होता है, वो अपने आप करते डाइजेस्ट, हम उसे कंट्रोल नहीं करते, राइट है ना, तो ये भी ANS का पार्ट है। रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल, हाँ ये हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मैं आपको बात समझा रहा हूँ, है ना, अब यहाँ पे मेरा हाथ हिल रहा है बात समझाने के लिए, किस तरह ये मेरे कंट्रोल में ना, क्या है? एक स्केलेटल मसल है, क्योंकि मैं जानता हूँ बात समझानी होती है हमने, तो उसके दो पार्ट होते हैं। आपके जो वर्ड्स होते हैं उसका तो सिर्फ होता है रोल 20% होता है, बाकी होता है 80% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का, समझाते कैसे आपको अगले बंदे को बात समझाने के लिए। तो इसलिए अब यहाँ पर जो मेरी हैंड की मूवमेंट हो रही है, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, ये क्या, ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये क्या होगा? NS का पार्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। इसका क्या बनेगा आंसर? इसका बनेगा रेगुलर रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल, ये इसका पार्ट नहीं है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, राइट है। यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजी के MCQs कवर हो गए। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग को, जो कि मेरी फेवरेट है और ये मैं आपके बता दूंगा क्योंकि कौन सी आती है? कैलकुलेशन वाली आती है, ठीक है। देखने करते हैं कैसे हम इसको। अब क्वेश्चन पूछते हैं, हमें उसने यहाँ पर दो स्टेटमेंट, एक कहते हैं हैवी रेन, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। दूसरे में कहते हैं फुटबॉल मैच कैंसिल, जो मैच फुटबॉल का वो कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप, अच्छा पूछ रहा है इन दोनों में क्या होगा रिलेशनशिप, आओ देखते हैं। मुझे नजर आ रहा है जो स्टेटमेंट में उसने बात की है, बहुत तेज बारिश हुई थी,
उसके से हमने मैच कैंसिल कर दिया। ये तो आपने भी देखा होगा, ऐसा पता क्यों होता है, चाहे मैच फुटबॉल का हो या फिर मैच क्रिकेट का हो, उन्होंने जो होते हैं प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रन करने वाला काम होता है और खतरा होता है इंजरी का। अगर ग्राउंड गीला होगा तो जो नजर आ रहा है वो क्या, स्टेटमेंट 1 जो था ना वो कास्ट था, वो वजह थी, उसका इफेक्ट हुआ स्टेटमेंट 2 पर कि मैच को कैंसिल करना पड़ गया। ऐसा आपने भी देखा होता है, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्या बनेगा इसका आंसर, क्या ये बनेगा, स्टेटमेंट 2 इज द कास्ट, मैच कैंसिल हो गया एंड स्टेटमेंट इज इफेक्ट जिसके से 22 स्टेज होगी। ये तो नहीं होता, ये तो गलत है। और एक है स्टेटमेंट 1 इज द कास्ट, चूंकि 22 स्टेज हुई थी एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, इसलिए फुटबॉल का मैच कैंसिल हो गया। हाँ, इसका आंसर ए ही बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काज इफेक्टिव है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स बैन फास्ट फूड, एक स्टेटमेंट है, ओबेसिटी इज लिंक्ड टू पुअर ईटिंग हैबिट्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप, इनमें क्या रिलेशनशिप है, हमें पता क्या नजर आ रहा है, ओबेसिटी इज लिंक्ड टू पुअर ईटिंग हैबिट, जो होता है ना मोटापा, ये होता है मतलब बुरी आदत खाना खाने की, जो फास्ट फूड खाते रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है, इसलिए स्कूल ने फास्ट फूड को बैन कर दिया। हाँ, नजर क्या आ रहा है, ओबेसिटी इज लिंक टू पुअर ईटिंग हैबिट्स, जो मोटापा होता है जो कि बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है। ठीक है, अक्सर बीमारियां होती है इसके वजह हैं, वो किससे होती है, पुअर ईटिंग हैबिट्स यानी फास्ट फूड खाने से होती है, इसलिए स्कूल्स में फास्ट फूड को बैन कर दिया। 2 क्या होगी, काज होगी, और 1 क्या यहाँ पर इफेक्ट है। ये कौन सा बनेगा, स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड 1 इज द इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैन आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, सम मैन आर किंग, और बट विच इज कंक्लूजन, इसमें क्या होगा, ऑल मैन आर हार्ड वर्किंग, सम मैन आर किंग, जो इतने सारे क्वेश्चन उसके हम डायग्राम में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आओ देखें डायग्राम। यहाँ पर पहले उसने क्या बात की है, ऑल मैन आर हार्ड वर्किंग, देखो मैंने एक डायग्राम नहीं है यहाँ पर ना, मैं इस बात करता हूँ, चलो थोड़ी गंदी हो गई है, यहाँ पर क्या है, ये सारे मैन आए हैं, ये सारे मैन है, ठीक है, और ये है भी क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, हमने एच लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद उसने बात की यहाँ पर सम मैन आर किंग, और ये सारे जो मैन है ना, इनमें से कुछ मैन किंग भी हैं। ठीक है, हमें करेंगे ये कुछ है ना, इसके अंदर लगा लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, बस किंग हो जाएंगे। राइट है, मैं ना लैपटॉप के कीपैड से लिख रहा हूँ, इसे सफाई इसमें नहीं आ रही, बस बात समझ में आ रही ना, आप में समझना है। सारे मैन थे जो कि हार्ड वर्किंग भी थे, और इसमें कुछ क्या किंग भी है। इसमें क्या होगा, कंक्लूजन, ऑल मैन आर किंग, तो क्या यहाँ पर सारे मैन किंग हैं, इसका आंसर नहीं। देखो ये सारे मैन है, इसमें से कुछ किंग है, 1 तो ठीक नहीं है जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, ऑल किंग आर हार्ड वर्किंग। अगर हम देखें कि सारे किंग हार्ड वर्किंग है तो उसका आंसर है हाँ। देखो हमने क्या बात की है, ये सारे मैन है ना, इनमें से कुछ किंग बन गए, ये मैन क्या थे, हार्ड वर्किंग थे। अब यहाँ जो मैन बनेंगे वो भी क्या हार्ड वर्किंग ही है ना, इसलिए जो सिर्फ 2 कंक्लूजन है वो फॉलो हो गया, ओनली 2 फॉलो, 1 यहाँ पर गलती हुई है, सारे मैन किंग नहीं है, कुछ मैन किंग है, उसने बात यहाँ पर की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2 वाला। ठीक है, ओनली 2 फॉलो कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ये बन गया, बी इसका आंसर बनेगा। राइट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ना, आपने बनाकर डायग्राम ऐसी उसका फाइंड कर सकते हैं। राइट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लांट आर लिविंग थिंग्स, सम लिविंग आर रियल। हम लाते हैं इसके लिए भी अगेन वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले डेफिनेट्स है, दोबारा एक बनाते हैं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी साफ बने इस बार। ये बन गई साफ ना, साफ बनी है ना। चलो ये क्या है, ऑल डेफिनेट आर प्लांट्स। ठीक है, जो अच्छा हमने बात किया, ये मुकम्मल एक डेफिनेट है, जो प्लांट्स भी हैं, और ये सारे क्या हैं, ऑल डेफिनेट प्लांट्स हैं, ये डेफिनेट्स हैं, और ये लिविंग भी हैं, एल लिख दिया मैंने, लिविंग है, और ये क्या है भी क्या है, प्लांट्स भी हैं। राइट है ना, ठीक है ना, जितनी डेफिनेट हैं सारे प्लांट्स भी हैं और सारे लिविंग भी है, ये लिखा हुआ है ना, सम लिविंग थिंग आर रियल। अब इन लिविंग थिंग में से कुछ रियल हैं, हम इसे बाहर बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे, वो इन्हीं के अंदर से हैं तो इसके अंदर बनेगा। राइट है, ये मैंने बात कर ली, क्या आ गया, कुछ लिविंग में से क्या है, रियल है, मैंने इसको आर कह दिया। राइट है, ठीक है, ये बन डायग्राम उसके तभी जो स्टेटमेंट दी हुई थी। अब देखते हैं क्या बनेगा इनमें से कंक्लूजन। वो कहते हैं ऑल डेफिनेट आर लिविंग थिंग, क्या जितनी भी डेफिनेट लिविंग है, हमने कहा देखो ना, डी क्या डेफिनेट है, जितनी डेफिनेट है उतनी लिविंग है, 1 ठीक है। सम लिविंग थिंग आर फ्लावर्स, यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग फ्लावर्स में से हो गए, तो देखो यहाँ पर एक सिंपल इसका आंसर होता है, वो क्या, आपने देखना है, आपने फॉलो करना है लॉजिकल रीजनिंग में एग्जैक्ट स्टेटमेंट को। क्या यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने वर्ड यूज़ किया है फ्लावर का, नहीं ना,
माना जो होती है डेफिनेट फ्लावर होती हैं, लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया वर्ड किसका, फ्लावर का, किसमें, स्टेटमेंट ने, इसलिए हमने कहना है ये ऑप्शन 2 गलत है। ऑल डेफिनेट आर रियल्स, और देखो सारी डेफिनेट रियल है नहीं, हमने कहा इनमें से कुछ रियल होती हैं, ना 3 फॉलो होगी ना 2 फॉलो होगी, ओनली 1 फॉलो होगी। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए बनेगा, ठीक है, ओनली 1 फॉलो होगी। जो उसने कहा सम लिविंग और फ्लावर, ये तो दिया स्टेटमेंट में नहीं है। आर डेफिनेट आर रियल, हमने के बात की डेफिनेट कुछ रियल है, सारी रियल नहीं है, इसलिए फॉलो होगी 1 होगी। आंसर क्या बनेगा इसका, ए ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस इन्फेक्शन था डे 1 पे वो 8 था और डे 2 पर वो 16 हो गया बढ़ के, 3 पे 32 हो गया, अब 4 पे क्या हो गया। अब हम देखेंगे इसमें जो मैं पहले दिए हैं उसमें आपस क्वेश्चन क्या है। अब बात गौर कर रहे हैं, 1 पे क्या था 8 था, 2 पे क्या हो गया 16 हो गया, डबल हो गया, और 3 पे क्या हो गया 16 डबल हो गया 32 हो गया, यानी यहाँ पर क्या होगा 4 पे क्या होगा, जो 32 है इसका डबल हो जाएगा, वो कितना बनता है 64 बनता है, ठीक है। ये आपकी बायो बुक में लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है। यहाँ पर वही हो गया 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, 16 का डबल 32, और 4 पे क्या हो जाएंगे डबल होकर 64 हो जाएंगे। इस तरह से हमें दिया हुआ है रिलेशन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हिज सन एज। अच्छा ठीक है, जो सन की एज है ना उससे डबल कर लेंगे और फादर उससे भी 5 साल बड़ा है, ठीक है। अगर सन की एज है 12 ईयर है, व्हाट इज द फादर एज, हमने फाइंड करनी फादर की एज। आओ देखते हैं, पहले हमने क्या बात किया, जो हमें दिया पॉइंट यहाँ पर कि जो फादर की एज है ना वो 5 साल बड़ी है सन की एज से, राइट है, ऐसा ही है ना। तो हमने कहा जो सन की एज को करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 5 को ऐड कर देंगे, वो बन जाए फादर की एज, ठीक है। सन की एज कितनी हमारे पास 12 है, राइट है। हमें करेंगे 12 को 2 से क्या मल्टीप्लाई 24, उसमें 5 ऐड कर देंगे, क्या बन 29 बन जाएगा, ये बन जाएगी क्या फादर की एज बन जाएगी। कितनी है बी जी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन ट्रिक को फॉलो करता है। वो क्या, स्टार्ट में देगा कुछ क्वेश्चन ना हार्ड से दे देगा, स्टार्ट में दे देगा, उसको देख कर ना सुन कर जाएंगे पैनिक, क्वेश्चन मुश्किल सारे मुश्किल होंगे, हालांकि उसे समझते बाद में रखे होते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, मैंने आपको प्लानल वीडियो में भी और MCQs वाली वीडियो में बात की थी, आपने करना है सॉल्व किस में, राउंड में करना है। पहले बस आपने क्वेश्चन वो करने हैं जो आसान थे आपको आते हैं, मुश्किल होंगे उन्हें अरेंज ऐसे किया होगा, पहले मुश्किल फिर आसान, ताकि आपको आसान भी मुश्किल लग रहे हो, आपके दिमाग से पैनिक में हो। आपने करना है मुश्किल लगा छोड़ दिया उसको, मैंने करने ही पहले राउंड में कौन से आसान वाले हैं, सिंपल से ना पहले कर लेंगे, सेकंड राउंड में आकर हम कर लेंगे जो मुश्किल वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बॉक्सेस ऑफ सोप टुगेदर वेट 75 kg है, ठीक है। सोप के ना 5 बॉक्सेस हैं और इन सब का वेट कितने 75 है, ईच एम्प्टी बॉक्स वेट 3 kg। अब यहाँ पर जो सिर्फ खाली बॉक्स है ना उसका वेट 3 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ सोप अलोन। अच्छा उसने पूछा है जैसे सोप होगा उसका वेट क्या होगा, और फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर क्या बात की है कि जो हमारे पास होगा ना टोटल वेट कितना है 5 बॉक्सेस का 75 kg है, ठीक है। और उसने कहा एक एम्प्टी बॉक्स का वेट कितने 3 kg है, बॉक्स कितने हैं 5 है, ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 kg। हमारे पास क्या है सिर्फ बॉक्सेस का वजन नहीं है, हमसे पूछा इसने सोप का वजन है, क्या करेंगे 75 में से 15 को माइनस कर देंगे, जो वजन बॉक्स का है, फिर जगह वजन किसका सोप का आ जाएगा, वो कितना बनता है 60 kg बनता है। इसका आंसर क्या बनेगा अल्फा वाला ए बनेगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर आके मुकम्मल होता है, ठीक है। और ये लेक्चर तो अवेलेबल यूट्यूब पर है ना, तो आपने कमेंट करके मस्त बताना है कैसा लगा लेक्चर, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव करें, ठीक है। और याद रखना हमेशा एक बात, जितने भी आपको मैंने प्रोवाइड किए सोर्सेस, ये मुकम्मल इकोसिस्टम है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप भी ना एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकें, अपने आप को सबसे इम्प्रूव कर सकें। मैं किससे कम नहीं हूँ, कोई आपकी वैल्यू को कम समझकर किस दूसरे को आप पर तरजीह नहीं दे सकता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।